अब आगे सभी आवली जो उत्तराखंड में ही पड़ता था उसके लिए निकल जाते हैं। साथ में कर्ण ने प्रिया के भाई को भी अपनी गाड़ी में ले लिया था। इस बार रास्ते सफर में कुछ चेंज हुआ था। स्नेहा और प्रिया पार्थ और ध्रुव के साथ नहीं बल्कि कर्ण के गाड़ी में थी। साथ ही में उनके साथ यश भी था। उसने तो एक दिन पहले ही ग्रुप में मौजूद सभी लोगों से दोस्ती कर ली थी। जिस तरह प्रिया अपने कॉलेज के शुरुआती दिनों में सीनियर से डरा करती थी वैसा उसका भाई तो बिल्कुल नहीं था। उल्टा वो तो ध्रुव को भी परेशान करने की हिम्मत रखता था। पार्थ के द्वारा उसे पता चल गया था कि ध्रुव के पास कई स्पोर्ट्स कार और लग्जरी कार्स का कलेक्शन है। इन्हीं के बारे में बार बार सवाल करके बेचारे ध्रुव को रात भर मैसेज कर रहा था। दरअसल एक रात पहले जो ध्रुव ने अपना फोन पार्थ की कॉल पर काटा था वो असली मुजरिम तो यश था, जो कि पार्थ से भी बड़ा तंग करने वाला प्राणी था। इस बार जब यश ये बहाना करने लगा कि वो अपनी स्नेहा दी और प्रिया दी के साथ ही गाड़ी में जाएगा तो बेचारे ध्रुव को उन तीनों को कर्ण के गाड़ी में खुद बिठाना पड़ा। जबकि वो इस बार भी जानता था कि उसका भाई पार्थ चाहे तो कर्ण से लड़ झगड़ कर स्नेहा को उसी की गाड़ी में बिठा सकता है, लेकिन मजबूरी बहुत थी ध्रुव पर भी। स्नेहा की बातों को तो वो कभी भी बिना किसी परेशानी के सुन सकता था, पर ये यश नाम के टेप रिकॉर्डर को चुप कराना उसके बस में भी नहीं था। कुछ घंटे ड्राइव करने के बाद सभी आवली पहुंच जाते हैं, जो बेहद खूबसूरत जगह थी। साथ ही चारों तरफ से बर्फ की चादर ओढ़कर बहुत ही मन को शांति प्रदान कराने वाली जगह भी थी। दरअसल भारत देश में अधिकतर लोग मनाली, कुल्लू आदि जगहों पर जाना ज्यादा पसंद करते हैं, जबकि खूबसूरती अगर ढूंढने पर आओ तो कई जगह अभी भी लोगों को हैरान कर सकती है। उन्हीं में से एक है आवली। यहाँ पर ज्यादा भीड़ नहीं होती, अधिकतर लोग या तो पहाड़ी ही होते हैं या फिर लोकल। ध्रुव और कर्ण ने अपनी गाड़ी भी पार्क कर दी थी। साथ ही सभी यहाँ के पहाड़ों पर दिख रही बर्फ को देखकर बहुत एक्साइटेड हो रहे थे, पर पार्थ अभी भी अपना मुंह सिकोड़ रहा था। उसके हिसाब से वो बीच पर क्यों नहीं जा सकते। एक तो ठंड वाला मौसम, ऊपर से इतनी बर्फ देखकर ही पार्थ को अपने अंदर सुरसुरी सी दौड़ने लगी। इन सब से अलग स्नेहा की चेहरे की चमक साफ तौर से दूर से भी देखी जा सकती थी कि ये लड़की यहाँ आकर कैसे एक बच्चे की तरह खुश हो रही है, जैसे उसको उसके मनपसंदीदा जगह पर लाया गया हो। ध्रुव ने रास्ते में सभी को एक स्पोर्ट्स शोरूम से इस्तेमाल होने वाली सभी चीजें खरीदवा दी थी। अब सभी के पास स्कीइंग करने वाले सभी इक्विपमेंट थे। ध्रुव ने आवली के स्कीइंग पॉइंट पर भी पहले ही यहाँ पर सभी के लिए सारे अरेंजमेंट्स कर दिए थे। अब इनको बस स्केट्स बोर्ड लेना था और चारों तरफ दिख रही बर्फ पर स्कीइंग करनी थी। काफी जगहों पर स्लोप्स था, इसीलिए आसानी से छोटे स्लोप से स्कीइंग की शुरुआत करी जा सकती थी, पर स्नेहा इस बार बेचारे ध्रुव की बात भी नहीं मानी और सीधा अपना स्केट बोर्ड लेकर स्कीइंग करने ऊपर के पहाड़ों की तरफ जाने लगी। वहीं उसकी इतनी दिलेरी देखकर पार्थ के साथ साथ सभी को ऊपर जाना पड़ा। दरअसल यहाँ पर कई स्टॉपिंग लाइन भी थे कि अगर कोई खुद को संभाल नहीं पाया तो स्टॉपिंग पॉइंट पर बस अपने स्केटर्स, जिन्हें स्कीज कहा जाता है, को थोड़ा सा टिल्ट करना होगा। बस इतनी इंस्ट्रक्शंस जानकर सभी ऊंचे वाले पहाड़ की तरफ जाने लगते हैं। स्कीइंग ध्रुव और कर्ण को अच्छे से आती थी, इसीलिए उन्होंने सभी को एक साथ अपने पीछे आने का सिग्नल दिया। वहीं सभी अपना सिर हिलाकर उनके बीच खड़े दो हीरो की बातें मान रहे थे, पर स्नेहा के दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। कुछ देर बाद स्नेहा ने सिर्फ अपने मन की करी और ध्रुव और कर्ण से स्कीइंग करके आगे निकल गई। वहीं स्नेहा की तेज रफ्तार को देखकर ध्रुव भी तेजी से स्नेहा को आवाज लगाते हुए थोड़ा धीरे स्कीइंग करने को बोलने लगा, पर स्नेहा कहाँ किसी की सुन रही थी। उसने तो अब स्केट्स में महारत हासिल कर ली थी, इसीलिए अब स्कीइंग उसके लिए आसान थी। ध्रुव भी जानता था कि स्नेहा बहुत जल्दी सीख जाती है, पर इतने बड़े स्लोप पर थोड़ा रिस्क तो होता ही है, और जैसा ध्रुव ने सोचा था वैसा ही हुआ। स्नेहा अपना कुछ बैलेंस डगमगा गई थी, पर ध्रुव उसके पीछे ऐसा होते देखकर ही अपनी फुल रफ्तार से स्नेहा को गिरने से संभाल चुका था। स्नेहा और पार्थ बाकी सबसे काफी दूर आ गए थे और एक दूसरे के साथ ही स्कीइंग करने लगे। स्कीइंग करते स्नेहा का चेहरा बिल्कुल इसी बर्फ की तरह चमक रहा था। वहीं उसके होंठ बर्फ में छुपी एक चेरी की तरह लग रहे थे, जिन्हें देखकर ध्रुव को बहुत प्यास लग रही थी और वो जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ जो पार्थ पहले यहाँ आने पर ही अपना मुंह सड़ा रहा था, उसकी आवाज सबसे ज्यादा गूंज रही थी, साथ वो सबसे ज्यादा एंजॉय भी कर रहा था। कई राउंड तो सबने ध्रुव और कर्ण के इंस्ट्रक्शंस पर किए। इसके बाद उनके अंदर का बच्चा जाग गया और खुद ही बड़े से बड़े स्लोप पर अकेले स्कीइंग करने लगे। साथ ही जो सबसे देर में स्कीइंग सीखा यानी प्रिया को ऊपर से नीचे आने से पहले ही उसकी स्की पोल को पकड़कर खींचने लगे। ये एक तरह का इक्विपमेंट होता है जिसके द्वारा किसी भी दिशा में आसानी से मुड़ा जा सकता है, पर आधे से ज्यादा लोग तो इसका इस्तेमाल खुद को खींचवाने में कर रहे थे, जैसे आगे उन्हें रास्ता दिखाने वाला कोई उनका नौकर हो और पीछे वाले का काम बस अपनी जगह पर खड़े होना हो।
काफी देर तक स्कीइंग करने के बाद सभी थक हार कर नीचे ही बैठ गए थे, पर स्नेहा का मन नहीं हुआ इतनी जल्दी रुकने का। उसका बस चलता तो पूरे दिन पूरी रात यही पहाड़ों में खो जाती। स्नेहा जब देखती है कि सभी आराम करते हुए बस अपनी आंखें बंद करे हुए इन पहाड़ों की खुशबू को महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्नेहा के दिमाग में फिर एक खुराफाती आइडिया आता है। स्नेहा अपने हाथों में एक बर्फ का गोला उठाकर उस इंसान की तरफ फेंकने की कोशिश करती है जो सुबह यहाँ ना आने के लिए लाख बहाने बना रहा था, और वही इंसान ने यहाँ पर इतने मजे किए। वो शख्स और कोई नहीं पार्थ था, लेकिन स्नेहा का फेंका हुआ निशाना थोड़ा सा चूक जाता है और वो बर्फ का गोला सीधा ध्रुव के मुंह पर पड़ता है, जो उस समय जस्ट पार्थ के बगल में आया ही था। ये बताने की काफी टाइम हो गया है, अब उनको वापसी के लिए चलना चाहिए। पर ये क्या, अचानक वो बर्फ ध्रुव के पूरे चेहरे को ढक देती है। साथ ही कुछ बर्फ तो ध्रुव के बोलते हुए होने के कारण उसके मुंह के अंदर भी चली जाती है। ध्रुव उसी बर्फ लिए चेहरे के साथ स्नेहा की तरफ पलटकर देखता है तो स्नेहा घबराने की जगह अपना पेट पकड़कर लौटपोत हो रही थी। दरअसल बर्फ ने ध्रुव के पूरे चेहरे पर उसी की शक्ल लिए एक छाप और ली थी, जो देखने में काफी फनी लग रहा था। पर ध्रुव के गुस्से को हर कोई जानता था कि अगर ध्रुव गुस्सा हो गया तो सबको यही बर्फ में आधा गाड़कर खुद हंस सकता था। स्नेहा की हंसी रोकने के लिए जैसे ही उसका भाई कर्ण आता है तो स्नेहा उसको भी उसी तरह जल्दी से एक बर्फ उठाकर सीधा मुंह पर फेंकती है। ये देखकर तो पार्थ खुद को रोक नहीं पाता और स्नेहा की तरह ही कर्ण को बर्फ फेंकने के चक्कर में बेचारी कर्ण के चेहरे से बर्फ साफ करती कृति को बर्फ फेंक कर मारता है। अब क्या यहाँ शुरू हो जाता है बर्फबारी का घमासान युद्ध, जिसमें बस स्नेहा और पार्थ ही बार बार बच रहे थे, क्योंकि स्नेहा दूसरों के ऊपर बर्फ फेंककर छुप ध्रुव के पीछे जाती। और इस समय भी स्नेहा जैसे हरकत करने की किसी में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि जब से स्नेहा ने ध्रुव को बर्फ मारी थी उसके बाद से ध्रुव चुपचाप खड़ा बस स्नेहा को उसके साथ आए लोगों को ही घूरे जा रहा था, जिन्होंने अचानक इतनी ज्यादा हर जगह बर्फ ही बर्फ कर दी थी। पार्थ बस इसी बात से चिढ़ रहा था कि कोई अब तक इस स्नेहा की बच्ची पर बर्फ क्यों नहीं गिरा पाया, जबकि इसने सब पर बर्फ फेंक रखी थी। पार्थ कुछ भी करके बस एक बार स्नेहा को भी उस बर्फ के अपने चेहरे पर पड़ते ठंडेपन को फील कराना चाहता था, पर वो स्नेहा तो बड़ी शातिर निकली। उसको तो एक राज पता चल गया था कि ध्रुव के पीछे छिपने से वो बाकी सबसे बच सकती है। बेचारी स्नेहा इतने मस्ती मजाक में ये भूल जाती है कि बाकी सबसे तो वो ध्रुव के पीछे छिपने से बच सकती थी, पर ध्रुव से उसको कौन बचाएगा। ध्रुव भी कब से इसी मौके के इंतजार में था कि कब स्नेहा एक थके हुए चूहिया की तरह उसके पास आ जाए और वो अपना खाना समझ उसे दबोच ले। पर जैसे टॉम एंड जेरी में जेरी किसी के हाथ आसानी से नहीं आता था, वैसे ही इस कहानी की चूहिया मेरा मतलब है स्नेहा इतनी आसानी से ध्रुव के चंगुल में भी कैसे आती। ध्रुव अचानक एक बर्फ का गोला उठाकर जैसे ही पीछे पलटकर देखता है तो स्नेहा उतरने देर में भागे भागे दूर जा रही थी। अपने तेज दिमाग से उसने ये अंदाजा लगा लिया था कि ध्रुव खुद उस पर बर्फ फेंकने वाला है। एक चौकन्नी स्नेहा जिसकी नज़र चारों तरफ थी, उसने ये देख लिया था कि ध्रुव जो धीरे धीरे एक बर्फ का गोला और वो भी बहुत बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है, तो स्नेहा को वहां से दम दबाकर भागना ही सही लगा। वहीं स्नेहा के अपने पीछे ना होने से ध्रुव भी छिड़ गया था। कहा वो इतनी देर से बस इसी मौके के इंतजार में था और कहा उसकी चूहिया पहले ही भाग गई, पर अब ध्रुव नहीं रुकता और अपने स्की की मदद से स्नेहा का पीछा करने लगता है। यहाँ स्नेहा को भी पीछे देखने पर पता चल गया था कि अगर वो अब रुकी तो ध्रुव उसे नहीं छोड़ेगा, इसलिए अपनी पूरी जान लगाकर स्नेहा ध्रुव से बचने के लिए भागी जाती है। स्नेहा तो अपने स्की को वहीं पर उतार चुकी थी, फिर भी स्नेहा के हर बार इधर से उधर भागने के वजह से ध्रुव को भी स्नेहा को पकड़ने में काफी समय लगता है। इसी तरह भागते पकड़ते दोनों अपने दोस्तों से काफी दूर आ जाते हैं। ध्रुव देखता है कि स्नेहा जरूर एक दिशा में टर्न लेने वाली है, इसलिए ध्रुव उसी तरफ अपनी स्की घुमा लेता है, जिससे होता यह है कि अचानक दोनों ही संभाल नहीं पाते और स्नेहा के ऊपर ध्रुव जा गिरता है। बर्फ होने की वजह से किसी को भी चोट नहीं लगती, पर अब स्नेहा थी ध्रुव के नीचे, जिसने तुरंत ध्रुव के दोनों हाथों को अपने नन्हे मुन्ने दोनों हाथों से पकड़ लिया था, जैसे बताना चाह रही हूँ कि अब हाथ पकड़ लिया, अब कैसे बर्फ मुझ पर गिराने की सोचोगे। वहीं ध्रुव चाहता तो एक ही झटके में स्नेहा का प्यारा सा घमंड तोड़ देता अपने एक ही हाथ से स्नेहा के दोनों हाथों को पकड़कर, पर ध्रुव बस मुस्कुराकर स्नेहा के ओवर कॉन्फिडेंट चेहरे को ही देखने लगता है। इसके बाद ध्रुव वो करता है जिसका स्नेहा को भी आइडिया नहीं था। ध्रुव अपने होठों पर बगल में पड़ी बर्फ भरकर सीधा स्नेहा के होठों से होकर उसके गालों को अच्छे से बर्फ के ठंडे एहसास से भिगा देता है। ध्रुव थोड़ा स्नेहा के कानों के पास जाकर बड़े ही सेड्यूसिंग टोन में कहता है, एन आइस फॉर एन आइस, रिवेंज इज डन। ध्रुव रुकता ही नहीं बल्कि एक के बाद एक स्नेहा के होठों को अपने ठंडे बर्फ भरे होठों से टच करा देता। साथ ही कई बार जब स्नेहा अपनी आंखें बंद कर लेती तो स्नेहा के होठों को भी काट लेता।
अब ये स्नेहा की पनिशमेंट थी या ध्रुव खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वही स्नेहा की बंद होती आंखें ये नहीं बयान कर पा रही थी कि ये उस हल्के से होठों के छूने का असर है या ठंडी बर्फ का। दोनों इसी तरह लेटे अपनी दुनिया में जैसे कहीं खो गए थे। जहां ध्रुव के ऊपर होने से स्नेहा को ठंड का एहसास नहीं हो रहा था, वहीं स्नेहा के करीब होने से ध्रुव को कुछ अलग ही एहसास हो रहा था। स्नेहा और उसी पोजीशन में कुछ देर होते हैं कि ध्रुव को अचानक कुछ याद आता है और वो अपना ग्लव्स निकलकर एक तरफ रख देता है। ध्रुव अपने सामने देखता है तो स्नेहा की आंखें अभी भी बंद थी, साथ ही उसके होंठ काफी लाल हो गए थे और स्नेहा का चेहरा हल्की ठंड में सफेद होने के नाते एक लग रहा था जैसे किसी ने व्हाइट क्रीम पर एक चेरी रख दी हो। ध्रुव को याद था कि स्नेहा की स्किन काफी सेंसिटिव थी, इसीलिए हल्के से भी पकड़ के निशान उस पर रह जाते थे, पर अब तो वैसे भी नवंबर का मौसम आ चुका है, अब तो पकड़ की भी शायद जरूरत ना पड़े। ध्रुव ग्लव्स निकलकर स्नेहा के एक गाल पर जब अपनी उंगली से हल्का सा दबाव करता है तो उसकी उंगली हटाने के बाद उसी जगह स्नेहा के गालों पर गुलाब की पंखुड़ियां जैसी लाली छा जाती है। बिल्कुल वैसा ही ध्रुव स्नेहा के दूसरे गाल पर भी हल्के से दबाव देने पर देखता है तो सच में स्नेहा के गालों पर हल्की गुलाबी निखार सा आ जाता है, जैसे अभी अभी किसी ने ब्लश लगाया हो। अपने सामने इतना खूबसूरत नज़ारा देखने के बाद ध्रुव को ऐसा ही लगता है कि स्नेहा में ही इस आंवली की प्राकृतिक बर्फ से भी ज्यादा खूबसूरती है। यही सोचकर ध्रुव स्नेहा के ऊपर से हटकर स्नेहा के ही बगल में अपनी आंख बंद करके लेट जाता है। ध्रुव ने अपनी नज़रों में ही कुछ देर पहले का प्यारा सा चेहरा कैप्चर कर लिया था, पर तभी उसे एक क्लिक साउंड की आवाज़ आती है। ध्रुव अचानक अपनी आंखें खोलकर देखता है तो उसके और स्नेहा के चारों तरफ घेरा लगाकर सभी लोग आ गए थे। वहीं उन दोनों की ऐसी ही बर्फ में एक दूसरे के साथ की तस्वीर खींचने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि कर्ण ही था, जिसने तो ये कसम ही खा रखी थी कि किसी भी तरह अगर वो ध्रुव को अपना होने वाला जीजा बना पाया तो उसकी बहन के साथ एक अच्छा हमसफर जुड़ जाएगा। बस जरूरत ये थी कि ध्रुव खुद ये मान ले कि कहीं ना कहीं उसको स्नेहा के साथ जो फील होता है उसे ही प्यार कहते हैं। इसीलिए इस पूरे हफ्ते में घूमने के साथ कर्ण ने अपने दिमाग में ये भी बैठा लिया था कि अगर कहीं उसे स्नेहा और ध्रुव एक साथ दिखाई दे तो वो अपना फ़ोन का इस्तेमाल जरूर करेगा, ताकि बाद में ध्रुव के दिमाग में जोर डालने के साथ ही सारे इकट्ठा करे गए प्रूफ भी काम में आ सके। वहीं कर्ण के फ़ोन के क्लिक की आवाज़ सुनकर स्नेहा की भी आंखें खुल जाती है, साथ ही उसे एहसास होता है कि अभी अभी उसे ध्रुव के साथ इतना फेमिलियर एहसास क्यों हो रहा था, जैसे ऐसा सिर्फ पहली बार नहीं बल्कि कई बार स्नेहा ने अपने सपने में किया था। स्नेहा उठकर इधर उधर सभी की नज़रों को देखती है जो उसे अपनी आंखें फाड़े बस उसी को ऐसे घूर रहे थे जैसे उन्होंने उसकी जगह किसी और को देख लिया हो। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव जो अचानक सबके उसको उसके प्यारे से एहसास में जीने से डिस्टर्ब कर चुके थे, उनको अपनी गुस्सैल नज़रों से घूर रहा था, पर जब वो देखता है कि सभी की नज़र बस स्नेहा पर ही है, या ये कहो कि बस स्नेहा के चेहरे की तरफ ही है, तो ध्रुव मुस्कुराकर अपने कपड़ों में लगी बर्फ को झाड़ने लगता है। वो समझ गया था कि सभी लोग स्नेहा को क्यों हैरानी से घूर रहे थे। वही कंफ्यूज स्नेहा को समझ में ही नहीं आता कि सभी बस उसके चेहरे को क्यों घूर रहे हैं, जबकि उसके उठने से पहले अपनी शक्ल से बर्फ साफ कर ली थी। अपनी दोस्त की नादानी समझकर प्रिया अपना फ़ोन का कैमरा सीधा स्नेहा के चेहरे के आगे कर देती है। तब स्नेहा को समझ आता है कि उसके गाल तो दो लाल टमाटर की तरह नजर आ रहे हैं। स्नेहा अपने हाथ लगाकर जैसे ही उनको हटाने की कोशिश करती है वैसे ही उसके गाल और ज़्यादा लाल दिखने लगते हैं। अब स्नेहा समझ गई थी कि वो अपनी स्किन के साथ ज़्यादा कुछ छूने की कोशिश नहीं कर सकती। स्नेहा अपने दोनों गालों को अपने हाथों से ढक लेती है और पलट के घूर के ध्रुव को देखती है जो अपने बलों को स्टाइल मारकर उनसे हल्की हल्की बर्फ निकाल रहा था, जबकि उसने स्नेहा को अपने गाल छिपाने पर मजबूर कर दिया था। उस बेचारी ने तो गलती से बस एक बार बर्फ डाली थी, पर ध्रुव ने तो बर्फ उसको खिला भी दी, साथ ही उसके चेहरे को एक एम्बैरेसिंग मोमेंट पर जाकर छोड़ दिया। इसके बाद सभी वापसी के लिए तैयार हो जाते हैं। इस बार ध्रुव ने यश को अपनी गाड़ी में आने से नहीं रोका। इसी के साथ स्नेहा और प्रिया भी ध्रुव की कार में ही जा रही थी। स्नेहा इस बार पार्थ और प्रिया के बीच में बैठी थी, पर उसके कानों में पार्थ की उसे छेड़ने वाली हंसी सुनाई दे रही थी, जो स्नेहा के चेहरे को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। साथ ही पार्थ प्रिया से पूछता है कि क्या उसने कभी किसी बंदरिया के लाल गाल देखे हैं। आज मैंने अपनी आंखों से देखे। जिसे सुनकर स्नेहा और भी ज्यादा छिड़ रही थी। बेचारा यश जो ध्रुव के बगल में बैठा कब से ध्रुव की कार के बारे में सारी जानकारियां पूछने में लगा हुआ था। पार्थ की बात सुनकर तो वो भी पार्थ से पूछता है कि भैया उसे वो बंदरिया क्यों नहीं दिखाई, जिस पर पार्थ स्नेहा को छेड़ते हुए कहता है कि अगर स्नेहा चाहे तो अभी अभी हम वो बंदरिया देख सकते हैं। अब ये हंसी मजाक सुनकर तो बेचारा ध्रुव अपना गला ही साफ करता रह जाता है। वो प्यारा सा चेहरा जहां उसे आंवली जैसी जगह से भी खूबसूरत लग रहा था, वहीं उसके बेवकूफ भाई को एक बंदरिया के जैसे लग रहा था।
स्नेहा अपना हाथ अपने गालों से नहीं हटाती क्योंकि वो जानती थी कि अभी भी उसका चेहरा लाल ही लग रहा होगा क्योंकि ध्रुव बार बार अपनी गाड़ी के शीशे से उसी को देख रहा था। वही पार्थ अब चुप होने का नाम ही नहीं लेता और अपनी हंसी में प्रिया को भी शामिल करने के चक्कर में पूछ बैठता है कि अगर फिर से बंदरिया देखनी हो तो क्या करा जाए, वापस बर्फ की जरूरत होगी या कुछ और चीज की। जिस पर प्रिया जो अपनी बस दोस्ती के चक्कर में अपनी हंसी को दबाए हुए बैठी थी कि कहीं स्नेहा उससे आज रात भर के लिए नाराज ना हो जाए, पर पार्थ के सवाल सुनकर बेचारी प्रिया के मुंह से निकल जाता है कि स्नेहा की स्किन ही काफी सेंसिटिव है। प्रिया अपनी हथेली स्नेहा के हाथों पर ही रख के पार्थ को दिखाती है कि देखो जरा सा छूने पर ही ये लाल होने लगी। वहीं स्नेहा का ये सीक्रेट सुनकर पार्थ की आंखें चमक जाती है और स्नेहा घूरकर प्रिया को देखकर बता देती है कि आज उससे बात करने की कोशिश ना करे, वही उसके लिए बेहतर होगा। अब जब पार्थ को ये पता ही चल गया था तो प्रिया के ही जैसे वो भी स्नेहा के गालों को एक बार छूना चाहता था ताकि वो अपनी खुद की आंखों से ये देख सके, लेकिन इससे पहले पार्थ स्नेहा को छू भी पता स्नेहा बड़ी जोर से पार्थ के दोनों गालों को चिकोटी काटकर खींच देती है। अब क्या गोरा तो पार्थ भी बहुत था और जोर से चिकोटी काटने के बाद तो उसके गालों पर भी लाल निशान आ गए थे। ये देखकर तो स्नेहा खिलखिलाकर हंसने लगती है, साथ ही यश को पीछे देखने के लिए कहती है कि उनके गाड़ी में एक लाल गालों वाला बंदर आ गया है, साथ ही हम उस बंदर को अपने घर लेकर जा रहे हैं। स्नेहा की ये हरकत पर तो ध्रुव भी हंस देता है। फिर क्या इतने देर से स्नेहा को इसी चीज के लिए छेड़ने वाला पार्थ अपने गालों पर हाथ रख लेता है और जब स्नेहा हंसते हंसते रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी तो पार्थ स्नेहा के दोनों गालों को खींचकर पकड़ लेता है। वही ये देखकर स्नेहा कहाँ चुप रह सकती थी और पार्थ के ही जैसे वो भी पार्थ के दोनों गालों को पकड़ लेती है। यहाँ दोनों चूहे बिल्ली की तरह लड़ने में बिजी थे, साथ ही दोनों एक दूसरे को उनके गाल छोड़ने के लिए कहते, पर तुम पहले छोड़ने वाले रूल से आगे ही नहीं निकल पाते। ना स्नेहा पहले छोड़ने को तैयार थी ना पार्थ छोड़ने को तैयार था। फिर क्या एक दूसरे का गर्म पड़ चुका गाल को पकड़े पकड़े वो सभी स्नेहा के घर भी पहुंच चुके थे, यहाँ तक कि प्रिया और यश के अपने घर उतरने पर भी प्रिया को उसी पोजीशन में बाय बाय करके भी स्नेहा और पार्थ एक दूसरे का गाल ही नहीं छोड़ना चाह रहे थे। अपने पीछे बैठे दो नमूनों को देखकर ध्रुव अपना सिर पीट लेता है क्योंकि वो जानता था कि जैसे ही वो इस गाड़ी से बाहर निकलेंगे अपनी शक्लें किसी को नहीं दिखा पाएंगे। और वही होता भी है। जैसे ही स्नेहा देखती है कि उसका घर आ गया है तो वो झट से पार्थ का गाल छोड़ देती है और ये देखकर पार्थ भी स्नेहा का गाल छोड़ देता है, पर अपने सामने बैठे इंसान का चेहरा देखकर एक पल तो दोनों हंसना चाह रहे थे, पर तभी उनको याद आता है कि वही हालत उनके चेहरे की भी हुई होगी और यही सोचकर झट से अपने गालों पर हाथ रख लेते हैं। वही कर्ण जो काफी जल्दी पहुंच गया था जब देखता है कि उसका दोस्त ध्रुव तो अपनी गाड़ी से तुरंत निकल आया पर उसकी बहन और पार्थ अब तक नहीं निकले, पर जैसे ही उसकी नजर गाड़ी से अपने दोनों गालों को ढके हुए निकलते स्नेहा और पार्थ पर जाती है तो कर्ण के साथ साथ कृति, सनी और बनी की आंखों के साथ साथ उनका मुंह भी खुला का खुला रह जाता है। स्नेहा का उनको बस लाल पड़ा गाल याद था, यहाँ तो ऐसा लग रहा था कि दो पके हुए टमाटर किसी ने स्नेहा और पार्थ के चेहरे पर लगा दिए हो। हाथों से ढकने के बाद भी दोनों के चेहरों पर बहुत लाल रंग छा गया था। वहीं सबको अपने तरफ ऐसे घूरते हुए देखकर पार्थ और स्नेहा मासूम नजरों से एक दूसरे को देखते हैं कि उन्होंने अनजाने में अपना ही मजाक बना लिया। अब क्या वो तो अपनी लड़ाई लड़ चुके थे, वापस उनके चेहरे को नॉर्मल होने में टाइम तो लगता, इसीलिए सबको इग्नोर करके दोनों अंदर घर में चले जाते हैं। इस बार ध्रुव कुछ देर वहीं बाहर रुककर सोच ही रहा था, पर जैसे ही देखता है कि सभी घर के अंदर जा रहे हैं तो वो भी अपनी गाड़ी के पास जाने लगता है, पर उसी वक्त अंदर से भागती हुई आरती जी आती है जो इस समय बस किचन के काम से फ्री होकर ही आई थी और ध्रुव को फिर से बिना कुछ खाए जाते हुए देखती है तो भागी भागी उसका हाथ पकड़कर अंदर ले आती है। साथ ही ध्रुव को बता भी देती है कि जितने दिन भी ये सभी बच्चे यही रुकेंगे तुम्हारा खाना भी यही होगा। मेरे लिए सब बराबर है और मुझसे बिना मिले जाने की सोची तो अगली बार इन बच्चों में से एक को भी बाहर नहीं जाने दूंगी। अब ये आरती जी की धमकी ही थी कि ध्रुव उनकी बात मान जाता है। सभी एक साथ डिनर करने के बाद अपने अपने उसी रूम में सोने चले जाते हैं, पर इस बार कुछ अलग था। पार्थ और कर्ण के रूम में एक डबल बेड सुरेश जी के कहने पर आ गया था क्योंकि वो जान गए थे कि उनकी बेटी को जिसने बहन बनाया है वो कोई छोटे मोटे परिवार के बच्चे नहीं बल्कि देश के सबसे अमीर परिवार के बच्चे हैं और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनको अब अपनी बहन के घर में कोई तकलीफ हो। ध्रुव ने जो सभी से एक हफ्ते का कहा था उसे निभाया भी। सभी इन दिनों अपने अपने मनपसंद जगहों पर घूमने के लिए एक साथ कई प्लान बना चुके थे क्योंकि उनके हिसाब से भी ये उनका ध्रुव सिंघानिया के साथ वंस इन अ लाइफ टाइम वाली अपॉर्चुनिटी ही थी कि उनको उसके साथ घूमने का मौका मिल रहा है जिसको मिलना इतना भी आसान नहीं था।
ये बात सभी के लिए हैरानी की थी कि ध्रुव एक जन्मदिन के लिए पूरे हफ्ते की कॉलेज क्लास को मिस कराने में पीछे नहीं था, जबकि ये वही ध्रुव था जिसके लिए कॉलेज के नियम ही उसके नियम होते थे। साथ ही उसने एक बार भी मना नहीं किया जहां जहां पर सभी एक साथ अपनी मंजूरी दे रहे थे। ये बात भी अलग थी कि उसके मंजूरी के पीछे का कारण क्या था, वो सिर्फ वही जानता था कि स्नेहा जो भी जगहों के नाम ले रही थी, देहरादून में रहने के चक्कर में सभी अपनी हामी भरते जा रहे थे। वही पार्थ भी समझ गया था कि अगर उसे अपनी किसी जगह पर सबको एक साथ ले जाने के लिए मानना है तो बस स्नेहा की हामी ले लो, बाकी तो सबको राजी करना स्नेहा को अच्छे से आता था। स्नेहा के कहने पर एक दिन मसूरी, एक दिन सहस्त्राधर वाटरफॉल, जिम कॉर्बेट एनपी इत्यादि जगहों पर घूम लिए थे। अब बचे थे 2 दिन, जिसमें से एक दिन में पार्थ ने अपने जगह वाला प्लान पर प्रिया, ऋषिकेश, जहां पर खूब सारे एडवेंचर करने का मन पार्थ का दिल्ली की स्कूल के दिनों से था। पार्थ जानता था कि यहाँ की कुछ राइड्स अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने में बहुत मजा दिलाएंगे, इसीलिए उसने स्नेहा के कानों में एडवेंचर राइड्स नाम का शब्द डाल दिया और स्नेहा ने भी उस नाम में छिपे एडवेंचर शब्द को सुनकर सबसे ऋषिकेश घूमने को बोल दिया। जिस दिन सबको ऋषिकेश के लिए निकलना था उस दिन इत्तेफाक ही था कि सभी सुबह के 5 बजे से ही सोकर उठ चुके थे और सबको उठाने वाले और कोई नहीं बल्कि इनके ग्रुप के 2 कुंभकर्ण थे, स्नेहा और पार्थ, जिन्होंने ऋषिकेश के एडवेंचर चीजों को ट्राई करने के चक्कर में अपनी सबसे प्यारी नींद को भी एक दिन के लिए भगा दिया था और जल्दी सोकर जल्दी उठना वाला नियम एक दिन के लिए लगा लिया था। ऋषिकेश में जाने के लिए जितने एक्साइटेड ये दोनों थे उतने ही एक्साइटेड सभी ग्रुप के जूनियर थे, जिन्हें सबसे ज्यादा मन था ऋषिकेश का रिवर राफ्टिंग और बंजी जंपिंग का। ये देखने में जितना एक्साइटेड इन सभी को लग रहा था उतना ही पास आकर आधे से ज्यादा लोगों के छक्के छुड़ा चुका था, जिनमें सबसे ज्यादा डरी प्रिया और कृति थी। पता नहीं उनकी दोस्त स्नेहा में ये सब चीजें करने का इतना मन क्यों करता था। साथ ही उसको ऐसे भाई मिले थे जो ना खुद डरते थे ना स्नेहा के अंदर डर का नामो निशान लाना चाहते थे। रिवर राफ्टिंग करने से पहले सभी ने एक बार इस बंजी जंपिंग को ट्राई किया, जिसमें सबसे पहले ध्रुव, उसके बाद उसका भाई कर्ण और बाकी सारे लड़के कर चुके थे। वही स्नेहा करना तो बिंदास तरीके से चाहती थी, पर जैसे ही उसकी नज़र नीचे की दूर जमीन पर जाती जो ऊपर से साफ दिखाई भी नहीं दे रही थी, उसकी सारी हौसला अफजाई ठंडी हो जाती। कर्ण और पार्थ एक पल के लिए उसे मोटिवेट कर रहे थे, पर पहली बार इतनी हाइट को देखकर स्नेहा अपना थूक घटककर बार बार उस इंस्ट्रक्टर को उसको धक्का देने से रोक देती। स्नेहा और उसके दोस्त जहां पर बंजी जंपिंग कर रहे थे वहां पर काफी कपल भी एक साथ इसको कर रहे थे। ये देखकर स्नेहा का डर कुछ देर के लिए चला जाता, पर जब उसको याद आता कि अगर उसकी रस्सी कहीं बीच रास्ते में टूट गई तो उसकी बॉडी नीचे जमीन पर ही एक रबर की तरह चिपक जाएगी, तो उसको डर वापस आ जाता। स्नेहा अपने मन में सोचती है कि काश शिवजी कुछ ऐसा होता कि मैं अपना एक बार इसे करने का शौक भी पूरा कर लेती, साथ ही मुझे कुछ होता भी नहीं और एक ही पीस में अपने माँ पापा से दोबारा मिल भी लेती। स्नेहा की पुकार तो शिवजी ने आखिरकार सुन ही ली, क्योंकि पहली राउंड करने के बाद ध्रुव दोबारा इसी चीज को करने जा रहा था, क्योंकि इस तरह के एडवेंचर ध्रुव को भी पसंद थे जहां पर एक रिस्क लेने की जरूरत हो। जब ध्रुव की नजर जाती है कि स्नेहा अपने हाथ जोड़े कुछ बड़बड़ा रही है और सनी के जाने के बाद भी ये अब तक यही खड़ी है, तो ध्रुव समझ जाता है कि इसे एक पुश नहीं बल्कि किसी का साथ चाहिए, जिससे इसका एक बार नीचे गिरने वाला डर निकल जाए। ध्रुव की रस्सी ऑलरेडी बंध चुकी थी, पर अकेले जंप करने के बजाय ध्रुव स्नेहा जो अपनी रस्सी से बंधी ही हुई थी उसे अपनी गोद में उठाकर बिना स्नेहा को कोई चेतावनी दिए नीचे कूद जाता है। स्नेहा अचानक हवा में खुद को महसूस करने पर देखती है कि वो ऑलरेडी नीचे तेजी से गिर रही है, तो अपनी आंखें बंद करके ध्रुव को कस के गले लगा लेती है। स्नेहा ध्रुव के कान के पास अपना गला फाड़ कर चीख रही थी, जिससे ध्रुव बस अपना मुंह थोड़ा सा साइड ही कर सकता था। बेचारे ध्रुव को इस चीज की उम्मीद नहीं थी कि स्नेहा उसे चोक करने में इतना दम लगा देगी कि बेचारे को अपनी पकड़ हल्की करनी पड़ती है और स्नेहा को अपनी गोंद से उतरने के बारे में सोचना पड़ता है, पर ध्रुव उसे हवा में ही उतार पाता कि स्नेहा उसे अपने गले से लगाकर अपने तेज बढ़ती धड़कनों को शांत करने की कोशिश करती है। स्नेहा की धड़कनों का शोर तो ध्रुव भी महसूस कर सकता था, साथ ही उसे स्नेहा का कोमल शरीर भी अपनी बाहों में महसूस हो रहा था। जब जंप हो जाती है और ध्रुव और स्नेहा उल्टे लटके हुए थे, तब तो स्नेहा ने एक छिपकली की तरह ध्रुव के पूरे शरीर को जकड़ लिया था कि अगर ध्रुव जरा सा भी कहीं हिले तो स्नेहा का शरीर उसके पीछे पीछे आसानी से चलते रहे। स्नेहा के इतने करीब होने पर ध्रुव स्नेहा के कानों में कहता है कि वो चाहे तो इसी तरह उसे हमेशा पकड़ सकती है, वो मना नहीं करेगा, पर स्नेहा तो अभी अपनी ही दुनिया में थी, उल्टी दुनिया से उसे पहले बाहर आना था। ध्रुव उसे चाहे दूर करने की ही कोशिश क्यों न करे, स्नेहा अपनी पकड़ ध्रुव पर और कस लेती है। ध्रुव जब देखता है कि वो बस उतरने वाले हैं तो एक फ्लिप के साथ वो स्नेहा को उसी तरह अपनी बाहों में पकड़ लेता है जिस तरह वो स्नेहा को लेकर ऊपर से बंजी जंपिंग के लिए कूदा था।
वहीं नीचे स्नेहा और ध्रुव का सभी इंतजार कर रहे थे, चाहे साथ ही क्यों न हो। स्नेहा उनके ग्रुप की पहली लड़की थी जिसने इतनी हाइट की जंपिंग ट्राई करी थी। ये देखकर तो यश का भी मन कर जाता है, जिसे पार्थ ने मोटिवेट करके भेजा था, और एक गहरी सांस लेकर वो भी एक तेज चीख के साथ स्नेहा के बाद कूद चुका था। सभी जानते थे कि कर्ण इन सभी पलों की कुछ मेमोरी बनाने में लगा हुआ है, इसीलिए अधिकतर लोग सिर्फ अपनी मस्ती करने में ही लगे हुए थे। इस जगह भीड़ होने के नाते ध्रुव को कई बार अपना मास्क और एक कैप लगाना पड़ता, साथ ही इस जगह उसके सीक्रेट गार्ड्स भी अपनी ड्यूटी कर रहे थे। ये इंस्ट्रक्शंस और किसी के नहीं बल्कि ध्रुव के ही थे, क्योंकि इतने दिनों में उसके दुश्मनों ने ये पता लगा लिया होगा कि इस वक्त ध्रुव और कहीं नहीं बल्कि देहरादून में है। यश के भी बुंजी को ट्राई करने के बाद अगर कोई बचता था तो वो प्रिया और कृति ही थे, जिन्हें स्नेहा के तरह इसको ट्राई करने का मन भी था पर अकेले जाने का डर भी। प्रिया अचानक स्नेहा के पास आकर पूछती है कि स्नेहा, तुझे ऊपर हवा में कैसा लगा, क्या गिरते समय डर लगा? जिस पर स्नेहा एक प्यारा सा फेस बनाकर कहती है कि उसको तो पता ही नहीं चला, बल्कि उसको तो एक बार फिर से ऊपर हवा में रहने का मन कर रहा है। स्नेहा थोड़ा इतरा कर कहती है कि डर वो क्या होता है। स्नेहा शर्मा कब से डरने लग गई, उसको डरना थोड़ी लोगों को डराना आता है। अपनी बात पर कर्ण और पार्थ को भी मजबूर कर देती है कि वो उसका साथ दे, पर पार्थ को यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि सबसे ज्यादा नीचे जंप करने में समय लिया था किसी से भी ना डरने वाली स्नेहा ने। वही ध्रुव याद करता है स्नेहा का वो मासूम सा चेहरा जब स्नेहा अपने शिवजी से उसका डर को दूर करने का उपाय मांग रही थी। साथ ही इंस्ट्रक्टर के सामने तो स्नेहा बिछ ही गई थी कि वो अपनी मर्जी से ही नीचे जंप करेगी, उसको कोई भी धक्का देने की कोशिश नहीं करे। धमकी में उसने दोनों भाइयों का नाम और ऊपर से अपनी उंगली से भी दिखा दिया था कि उसके भाई नीचे ही खड़े हैं, और अगर किसी ने उसको नीचे गिरने की कोशिश करी तो वो स्नेहा शर्मा से बच नहीं पाएगा। ध्रुव स्नेहा का तबका और अभी का चेहरा देखता है, जिसमें जमीन आसमान का अंतर था। डरी हुई स्नेहा और इतनी एटीट्यूड वाली स्नेहा। ध्रुव मुस्कुराकर अपना सिर झटक देता है, जिसे कर्ण ने नोटिस कर लिया था। ऊपर से दो लोग कपल्स की तरह आए, साथ ही जब स्नेहा इतना इतरा रही थी तो ध्रुव उसकी पोल खोलने के बजाय मुस्कुरा रहा था। कर्ण अपने मन में सोचता है कि लगता है दाल आधी से ज्यादा पक गई है, बस अब कुछ मसले डालने बचे हैं, फिर ये घर की दाल बनकर तैयार। कर्ण इतना सोचकर काफी एक्साइटेड हो जाता है। उसने तो अपने मन में अपने दोस्त और अपनी बहन की जोड़ी बिठा ली थी, बस कमी थी उस जोड़ी की खुद कबूल करने की। कुछ एक्साइटमेंट में ही कर्ण के मुंह से ओ यस एक साथ निकल जाता है, जिस पर सभी का ध्यान चला जाता है। कर्ण जब सबको अपनी तरफ अजीब नजरों से घूरता हुआ पाता है तो कृति का हाथ पकड़कर कहने लगता है कि तुम चलो, मैं तुम्हारा डर अभी गायब करता हूँ। वहीं अब आखिरी लड़की प्रिया जब देखती है कि सभी आपस में बुंजी जंपिंग की ही बातें कर रहे हैं तो वो एक गहरी सांस लेकर उस तरफ देखने लगती है जहां से एक और जोड़ा जंप कर रहा था। नीचे से ही एक्साइटेड होकर प्रिया मुस्कुराने लगती है, जिसे पार्थ देख लेता है और प्रिया की नजरों का पीछा करते हुए वो ये भी देख लेता है कि प्रिया का मन तो है इसे करने का, पर डर उसे रोक रहा था। पार्थ कुछ सोचकर सीधा प्रिया का हाथ पकड़कर अपने साथ ऊपर की तरफ ले जाने लगता है, जहां से बुंजी जंपिंग होती है। प्रिया बेचारी डर के मारे स्नेहा और यश को पार्थ को रोकने के लिए कहती है, पर वो दोनों तो खुद चाह रहे थे कि प्रिया भी इसे ट्राई करे। इसी के साथ सनी, बनी और यश एक बार और ट्राई करने के लिए निकल जाते हैं और स्नेहा और ध्रुव ही बस नीचे खड़े रह जाते हैं। स्नेहा जाना तो चाहती थी, पर कहीं उसको ऊपर जाकर दोबारा डर का दौरा पड़ने लगा तो ऊपर तो उसके दोस्त है, कहीं उसकी सारी एटीट्यूड पर पानी ना फिर जाए, इसीलिए स्नेहा बस ऊपर से जंप करते लोगों को ही अपनी आंखों में एक्साइटमेंट भरे देखने लगती है। और ध्रुव इसी चेहरे पर अपनी नज़र टिकाए स्नेहा के चेहरे के बदलते एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे से नोटिस कर लेता है। दरअसल पहले जब ध्रुव स्नेहा को लेकर जंप किया था तो स्नेहा ने अपना मुंह ध्रुव के सीने से ही नहीं निकला था, साथ ही उसकी आंखें पूरी तरह बंद थी, पर इस बार स्नेहा अपनी खुली आंखों से ऊपर से नीचे गिरते हुए लोगों को देखकर उसके चेहरे पर चमक साफ दिखाई दे जाती है। वहीं ऊपर कृति जो पहले डर रही थी, लेकिन जब उसको पता चला कि कर्ण उसको साथ लेकर कूदना चाहता है तो कृति का डर तो छूमंतर हो चुका था। कर्ण के साथ तो कृति कहीं से भी कूदने को तैयार थी, उसे बस उसका साथ चाहिए था। ये चीज कर्ण ने भी नोटिस करी थी। ऊपर आने से पहले कृति के चेहरे पर डर था, पर अभी तो एक मन से मुस्कान है। कृति कैसे अचानक बदले हुए अंदाज को देखकर कर्ण पूछता है, कृति क्या हो गया तुम्हें? कुछ देर पहले तक तो तुम इस राइड पर आना ही नहीं चाहती थी, पर अब देखो तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता ही नहीं कि तुम्हें नीचे डर भी लग रहा था। क्या सभी लड़कियों को किसी लड़के के साथ जंप करने से डर गायब हो जाता है क्या, जैसे स्नेहा का हो गया होगा जब ध्रुव ने भी उसके साथ जंप लगाई होगी? कर्ण अपनी बात कहते हुए कृति की बैग को भी खुद ही एडजस्ट कर रहा था।
तभी कृति कर्ण से कहती है, अगर किसी पर अपने आप से भी ज्यादा भरोसा हो तो ये बंजी जंपिंग क्या चीज है, इंसान को अपनी मौत से भी डर ना लगे। कृति की कही बात कर्ण के सीधे दिल पर जाके लगी थी। उसे इतना नहीं पता था कि कृति उसकी दोस्त उस पर इतना भरोसा करती है कि अपने डर को भी मात दे सकती है। कर्ण कुछ देर कृति के आंखों में ही खो जाता है। ये अल्फाज कृति की सिर्फ बातें ही नहीं बल्कि उसकी आंखें भी साफ बयान कर रहे थे। आज कृति के आंखों को इतने करीब से देखकर पहली बार कर्ण के दिल की धड़कन धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। कुछ तो अलग था उसकी आंखों में, एक ऐसा खिंचाव कि कर्ण अपनी पलकों को भी झपकाना भूल गया था। पर दो नैनों के सागर में खोए लोगों को डिस्टर्ब करने आ गया था कर्ण का झगड़ालू इंसान, जिसका काम हमेशा अच्छे मोमेंट्स में टांग अदा नहीं होता है। जैसे अभी पार्थ प्रिया को जबरदस्ती पकड़कर ले आया था और जब अपने सामने आंखों में आंखें डाले दो इंसानों को देखता है तो सभी के सामने चिल्लाकर कहता है, अगर पलके ना झपकाने वाला खेल खेलना है तो नीचे जाओ, यहाँ बड़े लोग ही आ सकते हैं। बच्चों वाले अगर गेम खेलने हो तो कृपया मुझे और प्रिया को जाने दो। कर्ण छिड़कर पार्थ को घूरता है, जो कर्ण को अपनी बात खत्म करके ऐसे इग्नोर करता है जैसे कोई अनइनवाइटेड गेस्ट को शादियों में करता है। वही कृति पार्थ की बात सुनकर सकपका गई थी, जैसे उसकी चोरी किसी ने पकड़ ली हो। पर इससे पहले पार्थ कर्ण और कृति को क्रॉस भी कर पाता, कर्ण के अंदर का हीरो अचानक जाग जाता है और वी केम फर्स्ट सो वी शुड जंप फर्स्ट बोलकर कर्ण कृति का हाथ पकड़कर सीधा नीचे कूद जाता है। कृति को जब एहसास होता है कि फ्री फॉल की तरह वो नीचे जा रही है तो कृति कर्ण का हाथ कस के पकड़ लेती है, जिसे महसूस करके कर्ण कृति को अपने तरफ खींचकर गले से लगा लेता है। कर्ण ने जब उस ऊंचाई में कृति को गले लगाया तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल में कोई जोर जोर से घंटा बजा रहा हो, साथ ही उसके पेट में बटरफ्लाई डांस करने लगी हो। ये बंजी जंपिंग की एक्साइटमेंट थी या कृति को लगे लगाने की, ये कर्ण नहीं समझ पा रहा था। पर वो जो कुछ भी था कर्ण के लिए एक मीठा सा एहसास था। इस हक के साथ कृति का सारा डर गायब हो गया था और उस खाली खाड़ी में कृति की आवाज गूंज रही थी, जो ये बयान कर रही थी कि उसे इस जंप में कितना मजा आया। दोनों एक साथ खूब चिल्ला रहे थे और उनकी एक्साइटमेंट ऊपर खड़े पार्थ को इरिटेट करने के लिए काफी थी। नीचे उतरने के बाद कर्ण बस कृति की प्यारी मुस्कान में ही खो गया था कि अचानक कृति उसे गले अपनी एक्साइटमेंट से लगा लेती है। कृति उस समय जब हवा में लटकी कर्ण के गले लगी हुई थी तभी उसे एहसास हो गया था कि वो कर्ण से बहुत प्यार करने लगी है। ये कोई अट्रैक्शन नहीं बल्कि उसका पहला प्यार है। कृति और कर्ण कई बार दोस्ती में हक करते थे, पर आज कर्ण को बहुत अलग फीलिंग आ रही थी कि कृति इसी तरह उसे हमेशा गले लगाकर रखे। कुछ सुकून उसके चेहरे पर ही था, जैसे इस लम्हे में था ही कोई ऐसा जादू कि कर्ण भी चाहकर कृति को अपने से अलग नहीं करना चाह रहा था। अपने दोस्त की संगति का असर था कि बेचारा कर्ण आज तक सिंगल ही रहा, पर कृति ने आज अनजाने में ही कर्ण के दिल को खोलकर अपने प्यार की एक घंटी तो बजा ही दी थी। वहीं दूसरी तरफ ऊपर खड़ा पार्थ अब ये कंपटीशन लगा चुका था कि जैसे कर्ण और कृति ने एंजॉय किया उससे भी कई ज्यादा वो और प्रिया करे, पर उसकी दोस्त तो बिल्कुल रोंदलू निकली, जो पार्थ के साथ जाने के नाम से ही अपना रोना शुरू कर चुकी थी। कहा पार्थ कर्ण को उसी के अंदाज में प्रिया के साथ जंप दिखाना चाहता था और कहा उसे प्रिया को चुप कराते हुए नीचे लाना पड़ा, साथ ही अपने कान को बार बार पकड़कर भी प्रिया से माफी मांगनी पड़ी ताकि वो चुप हो जाए। पर प्रिया का टेप रिकॉर्डर तो जल्दी बंद ही नहीं हो रहा था, तो पार्थ को वही तरीका समझ आया जो बचपन में उसकी मॉम करती थी। प्रिया को एक बच्चे की तरह थपथपाकर चुप कराने लगा। कर्ण हैरान था इस नटखट लड़के का ये रूप देखने से। वही प्रिया की सिसकियां भी पार्थ के इतने प्यार से चुप कराने से धीरे धीरे शांत हो गई थी। इसके बाद सभी रिवर राफ्टिंग के लिए तैयार थे। सभी मस्तियां में सबसे शानदार तो इनकी रिवर राफ्टिंग थी, जिसमें सभी को एक बात का तो अच्छे से यकीन आ गया कि वो अपने साथ 2 कार्टून नेटवर्क जरूर लेकर आए थे। राफ्टिंग में ध्रुव ने एक बोट हायर कर ली थी, साथ ही उनके राफ्ट में बस उन्हीं का पूरा गैंग बैठा हुआ था। ध्रुव पीछे एक इंस्ट्रक्टर का काम कर रहा था, वहीं उसका भाई और उसके भाई की बहन दोनों बोट को अपने अपने दिशा में ले जाने के लिए लड़े जा रहे थे। सीटिंग अरेंजमेंट के दौरान ही कर्ण स्नेहा वाली पाली में बैठ गया था और कृति पार्थ वाली में। लेकिन मजाल है स्नेहा और पार्थ एक दिशा में अपनी नाव को चलने दे। स्नेहा कभी अपने साइड बैठे लोगों से उनके तरफ नाव को चलाने को कहती तो पार्थ उसके बिल्कुल विपरीत अपनी साइड बैठे लोगों को उनके दिशा में चंपू को चलाने के लिए कहता। अब होता कुछ यूं कि बाकी लोगों की राफ्टिंग में उनकी राफ्ट तेज नदी के बहाव में पलट जाया करती, पर इन 2 नमूनों की लड़ाई के चक्कर में उनकी राफ्ट तेज नदी के बहाव में एक सांप की तरह कभी लेफ्ट जाती तो कभी राइट पर गिरती तो बिल्कुल नहीं।
साथ ही सिवाय ध्रुव के बचे हुए सभी अपने अपने साइड में बैठे पार्थ और स्नेहा की बात ऐसे मान रहे थे जैसे यही लोग उन्हें इस राफ्टिंग में नदी पार करा देंगे, जबकि दोनों के दोनों तो बस इसी बात पर लड़े जा रहे थे कि हम उनके साइड से क्यों नहीं जा सकते। कुछ ऐसी ही सांप सीढ़ी वाली रिवर राफ्टिंग के बाद सभी कुछ और राइड्स करने की सोचते हैं, जबकि ध्रुव इनके पागलपन से खुद को अफेक्ट होने से रोक रहा था। वो ये बात तो समझ गया था कि जहां उसका भाई और उसके भाई की बहन होगी वहां पर अच्छे खासे इंसान भी कार्टून नेटवर्क के कार्टून्स बन ही जाएंगे। कुछ देर बाद स्नेहा के कहने पर सभी जंबो व्हील राइड या जिसे हम जायंट व्हील भी कहते हैं उसके लिए तैयार हो गए थे, लेकिन इस तरह के राइड्स के लिए ध्रुव तैयार नहीं था और अपने मुंह को मास्क से ढककर वो बाकी सभी को जल्दी ये राइड करने को बोल देता है, क्योंकि अब समय भी आ गया था कि सभी वापस अपने घर जाए। स्नेहा चाहती तो थी कि ध्रुव सर भी उनके साथ ये लास्ट राइड ले, पर कहीं ध्रुव को मनाने के चक्कर में उसी की राइड ना कैंसिल हो जाए, इसीलिए वो ध्रुव को बाय कहकर एक्साइटेडली उस बड़े से जायंट व्हील की तरफ प्रिया का हाथ पकड़कर जाने लगती है। इसमें सभी अकेले अकेले जाना चाहते थे, इसीलिए सबसे पहले सबसे एक्साइटेड स्नेहा बैठ गई, फिर उसके पीछे प्रिया, फिर कृति, फिर ऐसा करते करते सभी लड़के भी बैठ गए थे। ये व्हील सबसे फास्ट घूमता था, साथ ही बहुत बड़ा भी था, पर बस इसे चले हुए बस एक ही दिन हुआ था और गलती से ट्रायल पीरियड में ही अपना पैसा बनाने के लिए इसमें सभी लोगों की एंट्री को खोल दिया गया था। जैसे जैसे व्हील घूमता सभी के तेज चीख के साथ स्नेहा की चीख को ध्रुव पकड़ लेता। उसकी नज़र तो एक बाज की तरह इतने सारे कंपार्टमेंट में से तेज घूमती हुई स्नेहा पर ही टिक गई थी। अचानक स्नेहा की एक्साइटमेंट की चीख के आवाज के साथ ध्रुव को एक अलग चीख सुनाई दी। ध्रुव तुरंत चौकन्ना होकर उस तरफ देखता है तो तुरंत जहां से व्हील को ऑपरेट किया जाता था उसे इसी वक्त मशीन को बंद करने के लिए कहता है। वो ऑपरेटर ऐसे अनजान इंसान की बात क्यों सुनता, क्योंकि उसे एक ऑर्डर ये मिला हुआ था कि इस मशीन को कभी भी बीच में नहीं रोकना, वरना इसे दोबारा स्टार्ट नहीं किया जा सकेगा। कुछ ऑटोमोटिव में ऑटोमेशन लगा हुआ था, इसीलिए अपने रफ्तार से स्टार्ट होकर अपनी रफ्तार से ही ये मशीन बंद होती थी, इसीलिए वो ऑपरेटर ध्रुव की बात को इग्नोर कर देता है। पर ध्रुव की एक तिरछी नज़र उसके भीड़ में ही छिपे बॉडीगार्ड पर जब पड़ती है तो वो तुरंत एक्शन में आ जाते हैं और जल्दी से उस मशीन को बंद कर देते हैं। दरअसल ध्रुव ने अपने बॉडीगार्ड को सीक्रेटली बुला लिया था, क्योंकि अब उसके और पार्थ के देहरादून होने वाली बात पहले ही सबको पार्थ के सोशल मीडिया वाले स्टेटस के चक्कर में पता लग ही गया था। वही अचानक व्हील रुक जाने से अंदर बैठे सभी लोग चुप होकर चीजें समझने की कोशिश कर ही रहे थे। बाकी सभी की एक्साइटमेंट भरी आवाजें तो बंद हो गई थी, पर स्नेहा की चीखें बहुत तेज हो गई थी। स्नेहा के पीछे बैठी एक लड़की चिल्लाती है, ओ गॉड समबडी सेव हर प्लीज। तभी कर्ण तेज से चिल्लाता है, स्नेहा। स्नेहा जो अपने कंपार्टमेंट से लटकी हुई थी, साथ ही सबसे खतरनाक बात यह थी कि वो सबसे ऊपर सबसे बीच में थी। और दूसरी बात, ध्रुव का बॉडीगार्ड जब दोबारा उस मशीन को उस ऑपरेटर से नीचे लाने के लिए कहता है तो वो ऑपरेटर मना कर देता है कि अब ये मशीन दोबारा स्टार्ट नहीं हो सकती। कर्ण के चीख के साथ उनके साथ आए सभी लोगों का ध्यान ऊपर की तरफ जाता है, जहां पर एक लड़की लटकी हुई थी, और थोड़ा सा ही ध्यान पर देखने पर पता चल जाता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि स्नेहा ही है। पार्थ और प्रिया भी एक साथ किसी को व्हील राइड को नीचे लाने के लिए कहते हैं, क्योंकि जिस पोजीशन में उन्होंने स्नेहा को इस वक्त देखा था उनके दिलों में डर बैठ गया था कि अगर गलती से स्नेहा का हाथ छूट गया तो वो इतनी ऊंची हाइट से सीधा नीचे गिरेगी। दरअसल स्नेहा जिस कंपार्टमेंट में बैठी हुई थी उसकी नीचे वाली लेयर अचानक से ही टूटकर नीचे गिर गई थी। वहीं वो तो अपने तेज घूमती जायंट व्हील की राइड लेने में मस्त थी और उसे पता भी नहीं चलता कि कब जिस सतह पर उसने अपने पैर रखे थे वो अचानक से ही धीरे धीरे नीचे गिरने लगेगी। ये स्नेहा के लिए अच्छा ही था कि वो सतह एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे नीचे गिर रही थी और स्नेहा को खुद को किसी बाउंड्री को पकड़ने का मौका मिल गया, वरना वो कब उस सतह के साथ साथ घूमती हुई राइड्स के साथ नीचे गिर चुकी होती। इतनी एक्साइटेड लोगों की आवाज़ों में उसकी आवाज़ ही घूम हो जाती। वही स्नेहा ने जब देखा कि उसके शूज़ बार बार नीचे के तरफ जा रहे हैं, जबकि उसकी एक सीट के साथ उस कंपार्टमेंट में और कुछ नहीं था, ना ही कोई पकड़ने की चीज, बस जहां से स्नेहा उस कंपार्टमेंट में चली थी वहीं एक बाउंड्री थी जो एक स्टील की रॉड थी, जिसके सहारे से हर कोई अंदर जा सकता था और बाहर भी वही पकड़ कर आया करता था। और इत्तेफाक से स्नेहा ने अंदर बैठने के बाद भी उस रॉड को नहीं छोड़ा था। इसी के वजह से स्नेहा ने जब देखा कि उसकी पैर रखने की जगह टूटकर गिर गई तो उसकी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो गई, पर अचानक धक्के लगने के कारण स्नेहा जहां पर बैठी थी उस जगह से डिसबैलेंस हो गई और अपने कंपार्टमेंट के साथ ही अपने दोनों हाथ को रॉड के साथ पकड़े लटक गई थी।
ध्रुव के कान तो स्नेहा की आवाज में घबराने के साथ साथ डर भी महसूस कर चुके थे, इसीलिए उसने तुरंत उस व्हील को रोकने का ऑर्डर अपने बॉडीगार्ड को दिया और खुद उसी तरफ आ गया, जिसके ठीक ऊपर उसे स्नेहा अपने दोनों हाथ को किसी सहारे के साथ लटकी हुई दिखाई दी। स्नेहा ऊपर से नीचे खड़े चींटियों के आकार के लोगों को देख पाते हुए कह रही थी कि वो सब लोग नीचे से हट जाए क्योंकि उसका कंपार्टमेंट ज्यादा देर लटका नहीं रह पाएगा। एक चू चू की आवाज स्नेहा के कानों में लगातार सुनाई दे रही थी, जो उसके कंपार्टमेंट की ही थी। इसका क्या मतलब हो सकता था? स्नेहा समझदार होने के नाते समझ गई थी कि वो जरूर थोड़ी ही देर में नीचे गिरने वाली है, पर इतना नीचे देखने पर उसको बहुत डर इसीलिए नहीं लगा क्योंकि आज ही स्नेहा ध्रुव के साथ बंजी जंपिंग कर चुकी थी, इसलिए हाइट से उसे डर नहीं लग रहा था। पर डर उसे इस बात का था कि कब तक उसके हाथ उस रॉड को पकड़ पाएंगे। उस रॉड को अच्छे से पकड़ना भी मुश्किल हो रहा था। स्नेहा को डर था कि क्या वो आज सही सलामत अपने घर पहुंच पाएगी या उसके दोस्तों को उसकी लाश के साथ घर जाना पड़ेगा। साथ ही उसे अपने शिवजी पर भी गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने क्या उसे इतनी जल्दी बुलाना था तो यहाँ पर भेजा ही क्यों। अभी अभी तो उसने दुनिया देखनी शुरू करी थी, अभी अभी तो वो अपनी लाइफ को अपने दोस्तों के साथ जीने लगी थी। क्या सच में आज उसकी ये लास्ट राइड होगी? स्नेहा को तभी अपने कहे हुए शब्द याद आते हैं जब वो ध्रुव के सामने खुशी खुशी चिल्ला रही थी कि ये उसकी लास्ट राइड होगी, पर ये बात पता नहीं क्यों उसके शिवजी ने सच ही साबित करने की सोची और उसके मुंह में सरस्वती बैठाकर उसकी राइड को लास्ट राइड में खुद कन्वर्ट करने आ गए। यहाँ स्नेहा अपने शिवजी को सुनाए जा रही थी कि उसकी बातों का गलत मतलब नहीं निकले, लास्ट तो सिर्फ आज की राइड है, आगे भी उसको कई राइड्स करनी है। अपने शिवजी को उसे बचाने के लिए स्नेहा ने कई लालच दे दिए थे कि अगर वो आज सही सलामत बच गई तो कल आपके दर्शन करने जरूर आएगी। और वहाँ ध्रुव का ध्यान तो बस किसी भी तरह स्नेहा को बचाने पर ही था। ध्रुव के बॉडीगार्ड ने ध्रुव को बताया कि वो अब इस राइड को दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ये अनकंस्ट्रक्ट थी, पर पता नहीं आज क्यों चालू कर दी गई थी। ध्रुव जब ये सुनता है तो उसका माथा ठनका। इसका मतलब स्नेहा अब ऊपर से आसानी से नीचे नहीं आ पाएगी और क्रेन आने में भी काफी समय लग सकता था, जबकि क्रेन को भी बुला लिया गया था। ध्रुव के साथ ही परेशान स्नेहा के सभी दोस्त भी हो रहे थे, साथ ही उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी राइड अब नीचे क्यों नहीं जा रही। अगर नीचे ये जाती तो एक एक करके सबको उतारा जा सकता था, साथ ही सबसे पहले स्नेहा को नीचे उतारा जा सकता था। सभी को इस बात की फिक्र थी कि स्नेहा आखिर कब तक इसे पकड़ पाएगी। साथ ही इतने ऊपर से अगर वो गिरी तो सच में उसे काफी चोट लग सकती थी और इससे ज्यादा वो सभी भी कुछ सोच नहीं पा रहे थे। पार्थ को अपने प्लान पर ही गिल्ट होने लगता है क्योंकि उसने ही इस तरह के राइड का आइडिया स्नेहा के दिमाग में डाला था और जब ध्रुव सबको वापस घर चलने के लिए बोल रहा था तो उसी ने स्नेहा और सबको मेजॉरिटी में उसी राइड के लिए मना लिया था। अब उसे इसी बात का बुरा लग रहा था कि काश वो ध्रुव की बात मानकर रिवर राफ्टिंग के बाद वापसी के लिए निकल लिए होते तो स्नेहा आज इस कंडीशन में नहीं फंसी होती। पार्थ, जो स्नेहा के बिल्कुल 90 डिग्री में था, वो चिल्ला कर कहता है कि स्नेहा अपनी पूरी ताकत के साथ ऊपर पकड़े रहना, ध्रुव भाई तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, वो जरूर हम सबको नीचे उतार लेंगे। अभी तो हमें कल भी एंजॉय करना है। मैं शर्त लगाता हूँ कि आज मेरा फेवरेट खाना बना होगा घर पर। माँ ने कहा था कि स्नेहा को ना बताऊं, माँ तुमसे ज्यादा मुझसे प्यार करती है। यहाँ स्नेहा लटकी हुई थी और पार्थ उसे इसी बात का ताना मार रहा था कि कैसे उसने उसका घर और उसकी माँ का प्यार को हत्या लिया है। पर पार्थ की ये बातें स्नेहा के लिए उसकी पकड़ और मजबूत करने के लिए काफी होती है। एक तो उसे अपनी माँ के प्यार में बंटवारा नहीं चाहिए था, ऊपर से कैसे वो पार्थ को जीतने दे सकती थी। अभी उसे पार्थ को बताना भी तो था कि उसकी माँ उसकी पसंद का खाना ही बनाएगी। जबकि एक फन फैक्ट ये था कि दोनों के दोनों भूखन थे और जो भी बना होता था वो उनका हर दिन फेवरेट ही होता था। जब तक पार्थ स्नेहा का ध्यान नीचे गिरने से हटा रहा था उतने देर में नीचे काफी शोर होने लगा क्योंकि एक लड़का जिसने एक काली कलर की कैप और काले कलर का मास्क लगाया हुआ था वो एक एक के बाद एक एक्रोबैटिक स्किल्स के साथ उस व्हील के उस जगह तक पहुंच गया था जिसके ऊपर उसे स्नेहा सही सलामत दिखाई दे रही थी। ध्रुव ने हीरोइक मूव्स के साथ उस व्हील पर खुद स्नेहा को बचाने के लिए अपने बॉडीगार्ड की बात को गुस्से से इग्नोर किया। बॉडीगार्ड तो खुद ऊपर चढ़कर स्नेहा मैम को बचाना चाह रहा था क्योंकि वो भी समझ गया था कि ये लड़की उनके बॉस के लिए बहुत खास है और आज उसकी जान पर बनाई है, लेकिन ध्रुव ने उसे गुस्से से अपने रास्ते से हटने के लिए कहा और एक के बाद एक जंप्स और कलाबाजी करके ध्रुव व्हील के सेंटर तक पहुंच गया था। अब ऊपर चढ़ना तो उसके लिए आसान था पर वहां से स्नेहा को नीचे लाने में रिस्क था। ध्रुव ने अपने एक हाथ से व्हील के में स्पॉट जो सेंटर में ही लगा हुआ था उसे पकड़ लिया था और दूसरे हाथ को बाहर फैलाकर स्नेहा को नीचे कूदने के लिए कहा।
स्नेहा तो पहले शॉक हो गई थी कि कैसे ध्रुव सर इतनी जल्दी इतने ऊपर आ सकता था, साथ ही उसे जंप करने को क्यों बोल रहे हैं। जंप वो क्यों करे, कुछ देर में तो अपने आप ही जंप हो जाएगी, तब वो किसी चीज को पकड़ नहीं पाएगी, पर अभी तो वो सिर्फ लटकी हुई है और अपने सामने जिंदगी को देख सकती है। कहीं जंप उसकी आखिरी जंप हुई और उसकी आंखें ऊपर स्वर्ग में खुली तो स्नेहा ध्रुव को मना कर देती है कि वो अपने आप जंप कर लेगी जब उसके हाथ उसके शरीर का भार नहीं उठा पाएंगे, पर अभी वो जंप नहीं करने वाली। ध्रुव जहां पर था वो कोई पास की जगह नहीं थी, साथ ही इसकी कोई गारंटी स्नेहा को नहीं दिखाई दे रही थी कि स्नेहा का जंप करते ही ध्रुव उसे कैच कर ही लेगा। वो अभी भी उससे काफी दूर था। स्नेहा जायंट व्हील के टॉप पर लटकी हुई थी, वहीं ध्रुव उस व्हील के सेंटर पर था। एक ही चांस हो सकता था कि स्नेहा जब नीचे गिरे तो ध्रुव अपनी पकड़ उसके हाथ पर करे। एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट मोमेंट, और ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही होता था। वही कर्ण और कृति भी नहीं समझ पा रहे थे कि वो आखिर क्या करे। इतना तो उन्हें भी पता चल गया था कि जरूर इस राइड में कुछ गड़बड़ है, वरना ध्रुव को ऊपर नहीं आना पड़ता और स्नेहा का कंपार्टमेंट को ही मशीन के द्वारा नीचे लाया जा सकता था। इस वक्त अगर ये नहीं हो पाया तो इसका मतलब ध्रुव इतना बड़ा रिस्क कुछ सोच समझकर ही ले रहा होगा। पर डर उन्हें भी स्नेहा के तरह ही था कि अगर ध्रुव स्नेहा का हाथ सही समय पर नहीं पकड़ पाया या थोड़ी देर की भूल हुई तो स्नेहा को बचाना बहुत मुश्किल होगा। स्नेहा जमीन पर नहीं बल्कि इस व्हील से टकरा भी सकती है। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव अपना मास्क नीचे फेंक देता है और स्नेहा को बिना डरे उसकी बात एक बार मानने के लिए कहता है। ध्रुव स्नेहा से कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हाथ पकड़ लूंगा, बस एक बार कूद कर देखो, ट्रस्ट मी स्नेहा, याद करो वो बुंजी जंपिंग, उसी तरह तुम्हारे सारे डर दूर हो जाएंगे। ये सच है। ध्रुव के साथ जंप को याद करते हुए स्नेहा का डर तो गायब हो जाता है, पर उसे इस बात का डर लग रहा था कि कहीं स्नेहा अपने साथ ध्रुव की जान की बाजी न लगा दे। कहीं स्नेहा को पकड़ने के चक्कर में ध्रुव का बैलेंस नहीं बना और वो दोनों गिर पड़े, फिर क्या शिवजी उसे माफ कर पाएंगे। जब स्नेहा का ये संदेह खत्म नहीं होता तो ध्रुव से कहती है कि वो नहीं चाहती उसके वजह से आपको कुछ हो। मेरे शिवजी मुझे अगली लाइफ में फिर से आपसे मिलवा देंगे, इसीलिए इस बार उन्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वो दुखी नहीं बल्कि खुश हैं कि आप जैसे दोस्त मुझे इस लाइफ मिले। अब स्नेहा की ये बातें सुनकर तो पार्थ से रहा नहीं जाता और स्नेहा को पता नहीं क्या क्या कहने लगता है कि उसे अपनी बहन सही सलामत चाहिए और ये बकवास बातों के लिए उसने उसको बहन बनाया था। वहीं प्रिया भी अपनी दोस्त को इस हालत में फंसे देखकर रोना शुरू कर देती है। पर एक ध्रुव ही था जो इस समय भी स्नेहा को बड़े प्यार से समझा रहा था कि उस पर एक बार भरोसा करे। कर्ण डांट लगाकर स्नेहा को चुप करा देता है, क्योंकि स्नेहा तो ऐसे बात करने लगी थी जैसे उसके लिए यमराज कब से वेट कर रहे थे कि कब स्नेहा नीचे कूद और वो उसे ले जाए। कर्ण की डांट सुनकर स्नेहा चुप तो हो जाती है, पर अब उसका हाथ से पकड़ ढीली होती जा रही थी। स्नेहा ऊपर देखती है तो उसके साथ लटका कंपार्टमेंट किसी भी समय नीचे गिर सकता था। स्नेहा के ऊपर देखने पर उसका शक सच में बदल जाता है और स्नेहा अब थोड़ा और झूल के नीचे हो गई थी, क्योंकि वो कंपार्टमेंट बस अपने वजन को गिरने से बस कुछ क्षण की दूरी में था। स्नेहा ऊपर देखकर बस अपने कंपार्टमेंट को एक पतले वजन पर झूलते हुए देखती है। वही ध्रुव भी समझ गया था कि किसी भी समय स्नेहा नीचे गिर सकती है और अगर उसने अपना हाथ उसके तरफ नहीं बढ़ाया तो वो भी उसे कैच नहीं कर पाएगा और स्नेहा कंपार्टमेंट के साथ ही नीचे गिर जाएगी। स्नेहा आंखों में ये देखकर एक डर साफ दिखाई देने लगा था, वहीं उसकी पलकें अपने सामने अब अपनी किसी भी पल मौत देखकर आंखों में नमी भी आ गई थी। ध्रुव के इस बार के टोन में एक डर और एक यकीन भी छुपा हुआ था कि स्नेहा अपनी हल्की भीगी पलकों से ध्रुव को डी ही देखने लगती है, जैसे वो कहना चाह रहा हो कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा, बस एक बार उसे जंप करना होगा। स्नेहा भी समझ गई थी कि ध्रुव आया तो था ही उसे बचाने के लिए, और अगर वो अपनी एक आखिरी कोशिश भी नहीं करेगी तो उसका मरना तो तय होगा और क्या पता जंप करते ही ध्रुव उसका हाथ पकड़ ही ले और वो बच जाए। दरअसल लगनी तो यहाँ पर फिजिक्स ही थी। स्नेहा अगर कोई भी तो अपना हाथ उसे ध्रुव की तरफ करना था और उसी समय ध्रुव को अपने हाथों को जितना मर्जी हो उतना खींचकर स्नेहा के तरफ बढ़ाना था, ताकि वो स्नेहा को खींचकर अपने तरफ कर ले और वो कंपार्टमेंट गिरने से स्नेहा को चोट नहीं लगे। पर अगर ये इतना आसान होता तो स्नेहा पहले ही कूद गई होती। डर इस बात का भी था कि अगर ध्रुव का हाथ स्नेहा के हाथ को नहीं पकड़ पाया तो स्नेहा गिरेगी नीचे, फिर उसके ऊपर वो कंपार्टमेंट भी गिर जाएगा और इस सिचुएशन को याद करते ही स्नेहा कूद नहीं पा रही थी। पर कुछ तो था इस बार ध्रुव की आवाज में कि स्नेहा अपने दिल की सुनने लगी कि उसे ध्रुव पर विश्वास करके जंप कर ही लेना चाहिए। स्नेहा ध्रुव से कहती है, सर मैं कूदने जा रही हूँ, आप पर भरोसा करके मुझे नीचे जाने मत देना, आप पकड़ लोगे मुझे।
जिस पर ध्रुव स्नेहा से कहता है, ट्रस्ट में, मैं नीचे गिरने ही नहीं दूंगा। ध्रुव देखता है कि स्नेहा का कंपार्टमेंट गिरने ही वाला है, इसीलिए ध्रुव स्नेहा से तेजी से कहता है, स्नेहा कॉमन जंप नाउ। फिर क्या? स्नेहा शिवजी बोलने के बजाय ध्रुव जी बोलकर ही ध्रुव की तरफ कूद जाती है। स्नेहा का एक हाथ ध्रुव की तरफ आते ही ध्रुव अपने बस एक हाथ के सहारे से लटककर स्नेहा को व्हील राइड के सेंटर में पकड़ लेता है। ये मोमेंट इतना फास्ट था कि व्हील पर बैठे लोगों को बस वो स्नेहा जिस पर लटकी हुई थी अचानक एक तेज आवाज के साथ नीचे जमीन पर गिरता हुआ दिखता है। उस कंपार्टमेंट के अचानक गिरने से आसपास के जगह से तुरंत पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उस कंपार्टमेंट के नीचे टकराने से वहां काफी जगह पर उस कंपार्टमेंट के अंजार पंजर खुल गए थे, साथ ही काफी हिस्से टूटकर इधर उधर मलबे का रूप ले चुके थे। पार्थ स्नेहा के सीट के एकदम 90 डिग्री पर बैठा हुआ था, इसीलिए उसने बस ये देखा कि स्नेहा नीचे गिरी, साथ ही वो कंपार्टमेंट भी गिर पड़ा। इसीलिए स्नेहा के नीचे गिरने से पार्थ, जो अब तक स्नेहा से हंसी मजाक करके उसका ध्यान बटा रहा था, अब उसे डर लगने लगा। साथ ही स्नेहा के लिए उसकी आवाज भी तेज चीख के साथ बैठ गई। दबी हुई आवाज से पार्थ स्नेहा का नाम चिल्लाने की कोशिश करता है, साथ ही उसकी आंखें भी नाम सामने का नजरा देखकर नम हो जाता है। उस नीचे मलबे में उसकी बहन नहीं थी, बल्कि ध्रुव के एक हाथ से लटके हुए थी। पार्थ स्नेहा की तरफ देखकर अपने दोनों आंखों के आंसू पोंछने लगता है। उसका कहना आखिरकार सही निकला, उसके भाई ने स्नेहा को बचा ही लिया। वही ध्रुव के हीरोइक सेव को देखकर तो नीचे खड़ी पब्लिक भी तालियां बजाने लगती है। ये कोई बहुत खास इंसान के लिए ही अपनी जान की बाजी लगा सकता था। जिस तरह से ध्रुव ने स्नेहा का हाथ पकड़कर उसे अपने तरफ खींचा था ताकि उसके ऊपर का गिरता हुआ कंपार्टमेंट स्नेहा के ऊपर ना गिरे, वो एक फिल्मों वाला एक्शन सीन ही था। ध्रुव बस अपने एक हाथ से लटका हुआ था, वही दूसरे हाथ से स्नेहा को थामे हुआ था। ध्रुव स्नेहा से उसी पोजीशन में कहता है, मैंने कहा था ना कि मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा, मरना तो बहुत दूर की बात है, मेरी पकड़ से ही मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। वही स्नेहा जब देखती है कि वो नीचे नहीं गिरी बल्कि ध्रुव ने उसे पकड़े रखा है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो नहीं मरी बल्कि जिंदा है, वो भी सही सलामत, और ध्रुव ने जो किया उसे आखिर कर दिखाया। स्नेहा नीचे गिरे मलबे को देखकर समझ गई थी कि अगर वो 1 मिनट भी लेट होती तो उस मलबे के नीचे से उसको निकाला जाता। ध्रुव एक गहरी सांस लेता है और हाथों में स्नेहा का वो हाथ देखता है जिसे उसने कुछ क्षण पहले किसी भी हाल में पकड़ने के लिए अपनी जान की भी बाजी लगा दी थी। स्नेहा के साथ ध्रुव भी सेंटर से झुककर बस अपने एक हाथ से उसी जगह लटक गया था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो अपने और स्नेहा के हाथों की दूरी को कम नहीं कर पाता। ध्रुव स्नेहा को अपनी ताकत लगाकर ऊपर कर लेता है और स्नेहा को उसे कस के गले लगाने को कहता है। स्नेहा वैसा वैसा करती जाती है जैसा ध्रुव उसे करने को कह रहा था, जबकि स्नेहा के ध्रुव के करीब आने से गले लगाने का कोई तुक नहीं बैठा था। बस उसको पकड़ कर रखना ही स्नेहा के लिए काफी होता, पर ध्रुव ने स्नेहा को उसे गले लगाने के लिए क्यों कहा, ये एक्साइटेड स्नेहा ना इस बारे में कुछ सोचती है ना ध्रुव से पूछती है। दरअसल ध्रुव का दिल जोरों से धड़क रहा था, जिसे बस स्नेहा ही शांत करा सकती थी, और स्नेहा के गले लगाते ही ध्रुव स्नेहा को कमर से पकड़कर उसी जगह आ जाता है जिस जगह कुछ देर पहले ध्रुव स्नेहा को बचाने के लिए खड़ा हुआ था। अब दोनों बच चुके थे और वो उसी जगह क्रेन आने का वेट करने लगते हैं। तभी स्नेहा को कर्ण और उसके दोस्तों की उसका नाम पुकारने की आवाज आती है। स्नेहा पलटकर सबको उसी जगह से देखना चाहती थी, पर ध्रुव ने तो ऐसे गले लगाया था जैसे स्नेहा खुद को कुछ देर पहले गिरने के बाद अपने शरीर को जमीन से चिपकने वाले सीन को इमेजिन कर रही थी। स्नेहा ध्रुव से पूछना चाहती थी कि अब तो वो बच गई, क्या अभी भी उसको ध्रुव सर को गले लगाए रखना होगा, पर पूछ ही नहीं पाती क्योंकि ध्रुव तो स्नेहा को अब अपने दोनों हाथों से गले लगाए हुए थे। वो खुश था कि उसकी स्किल्स आखिर काम आई और स्नेहा सही सलामत उसके बाहों में है। वरना जब वो नीचे खड़ा अपने बॉडीगार्ड की बात सुन रहा था कि ये राइड नीचे अपने आप नहीं आ सकती और स्नेहा किसी भी वक्त गिर सकती है, तो वही जानता था कि किस तरह उसने अपने तेज धड़कते दिल को समझाया था कि वो स्नेहा को कुछ नहीं होने देगा। एक वादा उसने स्नेहा से भी किया था, चाहे वो वादा स्नेहा ने नहीं सुना था, पर ध्रुव अपने वादे को निभाना जानता था और हर मुसीबत को स्नेहा के पास आने से पहले वो तैयार था। कुछ देर बाद स्नेहा ही ध्रुव से कहने लगती है, सर आपने कई बार मेरी जान बचाई होगी, मैं किस प्रकार आपका एहसान। ध्रुव ने एहसान शब्द सुना ही था कि स्नेहा को अपनी बाहों से रिहा करके अपनी बोहे सिकोड़कर स्नेहा को घूरता है। उसका घूरता हुआ चेहरा साफ बता रहा था कि उसे ये शब्द बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये कोई एहसान नहीं था, ये तो वो खुद करना चाहता था, और सच कहे तो उसका दिल उसे मजबूर कर रहा था कि स्नेहा को बचाने जाए।
और किसी के लिए जरूर एहसान होता और शायद वो ये एहसान अपने बॉडीगार्ड को करने देता, पर स्नेहा तो उसकी दोस्त थी या दोस्त से ज्यादा कुछ और। पर वो क्या ये ध्रुव नहीं जानना था या जानना चाहता ही नहीं था। स्नेहा ध्रुव का गुस्सा वाला चेहरा देखकर अपनी पलकें झुका लेती है कि कहीं ध्रुव गुस्से में आकर यहीं से उसे ना फेंक दे और कहे कि ध्रुव को आसान शब्द कहने वाले लोग नहीं पसंद। जैसे एक बार ध्रुव ने स्नेहा को कॉलेज में डांटा भी था जब स्नेहा ने किसी बात पर इसी शब्द का इस्तेमाल कर दिया था और ध्रुव की मदद को आसान का नाम दे दिया था, जबकि वो बस स्नेहा के इंटर कॉम्पिटिशन में गाकर अपने कॉलेज का नाम कर रहा था। स्नेहा थोड़े घबराहट में अपने होंठ काटने लगती है, जिसे देखकर ध्रुव के दिमाग में स्नेहा को उसकी बात अच्छे से याद कराने के लिए एक आइडिया आता है और ध्रुव स्नेहा से थोड़े रुके टोन में ही कहता है कि अगर उसकी मदद हमेशा एक एहसान लगती है तो आज उस एहसान का हक पूरा करो और यहाँ सबके सामने उसे किस करो। मैं समझ लूंगा कि मेरी सारी मदद पूरी हो गई। आज के बाद जब भी तुम मेरी मदद को एहसान कहोगी तुमको मुझे किस करने देना होगा। वही ध्रुव की बात सुनकर स्नेहा की आंखें बड़ी हो जाती है और उसी बड़ी आंखों से ध्रुव को देखने लगती है। अब ये बात तो सच थी कि कई बार स्नेह ने ध्रुव की मदद को आसान कहा था, क्योंकि तब तक ध्रुव उससे अच्छे से बात भी नहीं करता था, पर अब तो वो उसका दोस्त था। अभी आसान शब्द स्नेहा की जबान से पुराने हादसों के ही तरह स्लिप हो गया था, पर इस बार वो भी आसान शब्द नहीं लाना चाहती थी और ध्रुव को सॉरी कहने से पहले ही ध्रुव उसे अपने गुस्से वाले अवतार से डरा रहा था। पर ये किस कहां से बीच में आ गया। स्नेहा छिड़कर ध्रुव को जवाब देती है, आपने मदद करी उसके लिए थैंक्स तो नहीं बोलेंगी, क्योंकि दोस्ती में थैंक्स नहीं कहते। और आज के बाद मैं आसान शब्द नहीं बोलेंगी। पर किस। स्नेहा अपने होठों को अपने हाथों से कवर करके बोलती है कि आपको शर्म नहीं आती है, मुझसे किस मांग रहे हो, और वो भी यहाँ जहाँ पर मैं आपको मारकर भाग भी नहीं सकती। ध्रुव तो स्नेहा को बस उसकी बात पर एक छोटा सा सबक सिखाना चाहता था कि आगे से स्नेहा ये शब्द जब भी बोलेगी उसे एक किस देना होगा। पर ये क्या, वो तो उसे अपनी जान बचाने के बाद भी ये सोच रही है कि अगर उसने कर दिया तो स्नेहा उसे मार के भाग कैसे सकेगी, क्योंकि थे तो वो अभी भी जायंट व्हील के सेंटर में। ध्रुव स्नेहा से बोलता है, ये तुम्हारा हेडेक है, मुझे ये शब्द पसंद नहीं आया और मैं तो वही करूंगा जो आज मैंने कहा। एहसान का बदला एक किस जो तुम्हें चुकाना होगा। ध्रुव की बात पर स्नेहा उसे गुस्से से घूर रही थी, पर इसका ध्रुव पर कुछ असर ही नहीं होता, क्योंकि ध्रुव की गुस्सैल नज़र तो स्नेहा से भी ज्यादा खतरनाक थी। वही स्नेहा तो गुस्से में घूरती हुई ध्रुव को बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। ध्रुव का तो मन कर रहा था कि स्नेहा के गुस्से वाले गाल खींच दे, पर तभी उसका एक धमकी देना वेस्ट हो जाता, इसीलिए ध्रुव स्नेहा पर ही छोड़ देता है कि वो आखिर क्या फैसला लेगी। स्नेहा जब देखती है कि ध्रुव अपनी बातों पर ही अड़ गया था कि बिना किस मिले वो और कुछ कहने या करने ही नहीं वाला, तो स्नेहा इस बार अपने प्यारे से चार्म का यूज करती है, जिसमें ध्रुव से माफी के साथ एक रिक्वेस्ट भी थी कि वो उसे किसके लिए मजबूर ना करे। पर ध्रुव स्नेहा की ये अदाएं पहले भी देख चुका था, इसीलिए बस चुपचाप अपनी गर्दन ना में हिलाकर स्नेहा को इशारा कर देता है कि इस बार एक किस तो करनी पड़ेगी। ना ही उसने कोई एहसान किया था, ना ही वो अब स्नेहा को कभी ये शब्द दोबारा इस्तेमाल करने देना चाह रहा था। अगर एक किस से स्नेहा ये बात याद रख सके तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, और साथ ही अगर स्नेहा ये अपनी पहली किस याद करे तो इसमें भी कोई गम नहीं था। अब पहली तो स्नेहा के लिए ही होनी थी, क्योंकि कॉलेज में जो किस ध्रुव ने किया था उसे स्नेहा आज तक काउंट ही नहीं करती थी, क्योंकि उसमें उसकी कोई मर्जी नहीं थी, और सपनों वाली किस का तो स्नेहा एक सपना समझकर इग्नोर कर देती थी। पर ये केस ध्रुव के साथ नहीं था। स्नेहा को ही उसने पहले किस किया था, उसके बाद भी ध्रुव ने अपनी सभी किस स्नेहा को ही किए थे। उस बेचारे को तो अब गिनती भी याद नहीं होगी कि अपनी मर्जी से उसने स्नेहा को कितनी बार किस किया होगा। तभी स्नेहा के कानों में क्रेन आने की आवाज आती है, जिसे सुनकर स्नेहा ध्रुव के पीछे देखती है कि वाकई में उन्हें नीचे उतरने के लिए क्रेन आ चुकी है। अब स्नेहा के चेहरे की खुशी बता रही थी कि वो इस बात से ज्यादा खुश थी, अब उसे ध्रुव की बात मानने की कोई जरूरत नहीं होगी, और वैसे भी क्रेन से उसे नीचे उतार ही लिया जाएगा। इसीलिए ध्रुव को स्नेहा मना कर देती है और इतरा कर कहती है, मैंने कहा तो अब से एहसान। पर इसके आगे के शब्द स्नेहा बोल ही नहीं पाती, क्योंकि ध्रुव अपनी उंगली स्नेहा के होठों पर रख देता है और उन्हें टैप करके कहता है, शब्द होठों पर भी नहीं आना चाहिए, और जो इस बार फिर आया, इसीलिए अब तुम मुझे यहीं पर इसी वक्त किस करोगी, तभी वो क्रेन तुम्हें नीचे उतारेगा, वरना यहीं पर लटकी रहना। स्नेहा ध्रुव की उंगली हटाकर अपना मुंह बनाकर ध्रुव से कहती है, वो क्रेन यहीं से मुझे अभी नीचे उतारने के लिए तो आ रही है, वो देखो। स्नेहा जिस एटीट्यूड में ध्रुव को छिड़ा रही थी और अपनी बड़ी मुस्कान के साथ क्रेन्स को और ऊपर आने का इशारा कर रही थी, पर तभी स्नेहा की मुस्कान फीकी पड़ जाती है, क्योंकि वो क्रेन अचानक ही अपना रास्ता बदल चुकी थी और स्नेहा से पहले बाकी एफएस हुए लोगों को उतारने लगती है।
स्नेहा एक अफसोस वाला फेस बनाते हुए उस क्रेन को अपनी जगह से टर्न होते देखती ही रह जाती है, पर तभी एक तिरछी नज़र ध्रुव पर डालने से ही उसका अफसोस वाला फेस लाल हो जाता है, क्योंकि वो ध्रुव ही था जिसने अपने एक हाथ के इशारे से क्रेन को उनके पास आने से रोका था। ऊपर से उसकी नज़र बस स्नेहा के चेहरे पर ही थी और एक तिरछी स्माइल के साथ वो स्नेहा को ही देखकर बताना चाह रहा था कि जब तक वो ना चाहे उसे यहाँ से नीचे कोई नहीं उतार पाएगा। स्नेहा अपना माथा पीट लेती है, आखिर वो कहाँ फंस गई। ऊपर लटके होने पर तो उसे लेने यमराज जी आने वाले थे, पर यहाँ से ले जाने वाला तो खुद अपनी टांग मार कर बैठा था और जब तक स्नेहा एक किस नहीं करती वो उसे जाने भी नहीं दे रहा था। नीचे अब तक कर्ण और बाकी सभी उतार लिए गए थे, बस पार्थ बचा हुआ था। लेकिन वो क्रेन वाले को बीच में फंसे अपने भाई और स्नेहा की जान को पहले बचाने के लिए कह रहा था। इसी चक्कर में क्रेन भी पार्थ के पास ही खड़ी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ जब स्नेहा को लगता है कि ध्रुव तो अब बिना किस लिए जाने नहीं देगा, इसीलिए स्नेहा ध्रुव से कहती है, ठीक है वो किस करने को तैयार है, पर आपको अपनी आंखें बंद करनी होगी। ये सुनकर तो ध्रुव की आंखें ही चमक जाती है। पहले जो उसका दिल एक डर के वजह से तेज धड़क रहा था वो अब एक्साइटमेंट के कारण धड़क रहा था। वहीं उसका एड्रेनलिन भी काफी हाई हो गया था। ये पहली बार था जब स्नेहा उसे किस करने वाली थी, वो भी पूरे होश में। लेकिन उसकी बात सुनकर ध्रुव को स्नेहा पर हंसी साथ ही मन कर रहा था कि एक चपत उसके सिर पर भी मारे। उसे किस करने के लिए देश की लड़कियां मरती है, वहीं स्नेहा ऐसे भाग रही है जैसे कितनी मजबूरी में उसे ये काम करना पड़ रहा हो। साथ ही अपनी आंखें बंद पर ध्रुव स्नेहा की बात मान जाता है और अपना सिर हिलाकर अपनी हामी दे देता है। स्नेहा अपने हाथ की उंगली से इशारा करती है, जब मैं बोलूं तो आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे और मेरे किस करने के बाद ही खोलेंगे, उससे पहले खोली तो मैं किस नहीं करने वाली। एक गहरी सांस लेकर ध्रुव स्नेहा के इंस्ट्रक्शंस के बाद अपनी आंखें बंद कर लेता है और स्नेहा के किस का इंतजार करता है। यहाँ स्नेहा ध्रुव के कंधे को पकड़कर थोड़ा उचकती है, वहीं ध्रुव अपनी आंखें बंद करे आगे होने वाले किस के इंतजार में अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। वो बस खुद को कंट्रोल भी करना चाहता था कि कहीं वो स्नेहा के किस्से बहक ना जाए। उधर पार्थ लाख बार कहने पर भी जब क्रेन अपनी जगह से नहीं हिलती तो पार्थ खुद उस पर चढ़कर ध्रुव और स्नेहा की तरफ इशारा करने लगता है। लेकिन वो क्रेन जैसे ही ध्रुव की तरफ मुड़ती, नीचे खड़े लोगों का ध्यान जो अब तक जितने लोगों को क्रेन बचा रही थी उस पर जा रहा था। अचानक पार्थ के क्रेन पर ही इशारा करने से सभी का ध्यान ध्रुव और स्नेहा पर चला जाता है। साथ ही वो सब उस सीन को देख रहे थे जब स्नेहा ध्रुव को पकड़कर अपने होंठ ध्रुव के चेहरे की तरफ ला रही थी। स्नेहा ने जब इतने करीब से ध्रुव को देखा तो एक पल तो वो भी ध्रुव के हैंडसमली चेहरे को निहारने लगी। एक परफेक्ट चेहरा, एक लड़के की भी इतनी भरी हुई आईब्रोज हो सकती है क्या, ये स्नेहा को नहीं पता था। साथ ही ध्रुव की पलकें भी काफी बड़ी थी और उसकी पॉइंटेड नोज, साथ ही उसके पतले होंठ जिन्हें एक बार तो देखकर स्नेहा अपने होंठ पर ही अपनी जीभ फिरा लेती है। पर जब स्नेहा को याद आता है कि वो अभी क्या सोच रही थी तो उसे अपने ख्यालों पर ही शर्म और एम्बैरेसमेंट हो जाती है। वो तो बस एक गाल पर किस करने वाली थी, पर ध्रुव के इतने करीब होने पर उसका दिमाग उसे गलत सिग्नल दे रहा था। स्नेहा सोचती है कि इससे पहले उसका दिमाग की सभी फाइल करप्ट हो जाए, जल्दी से ध्रुव को एक किस करके पीछे हो जाती हूँ। ध्रुव तो अपनी आंखें बंद करे स्नेहा के किस का इंतजार ही कर रहा था कि अचानक उसे अपने गालों पर एक मुलायम सा एहसास हुआ जो 1 सेकंड से भी कम था। ध्रुव अपनी आंखें खोलकर देखता है कि स्नेहा मुस्कुराते हुए अपना डन वाला सिंबल ध्रुव को दिखा रही थी, जैसे बता रही हो कि उसने अपना काम खत्म कर दिया। पर ध्रुव इससे बिल्कुल ना खुश था। ध्रुव स्नेहा को घूर कर देखता है, ये लड़की सच में उसके पेशेंस का इम्तिहान लेती रहती है। ध्रुव स्नेहा से कहता है, क्या मैं तुम्हें एक छोटा बच्चा लगता हूँ जिसे तुम गाल पर किस करके बहलाने की कोशिश कर रही हो। मुझे ध्रुव स्नेहा के हाथों को अपने होठों पर रखकर कहता है कि मुझे यहाँ पर किस चाहिए, जिसे सुनकर स्नेहा की आंखें बड़ी हो जाती हैं और तुरंत अपना हाथ ध्रुव के होठों से हटाने की कोशिश करती है। पर यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि अब ध्रुव स्नेहा के उसी हाथ को किस करता हुआ स्नेहा को कहने लगता है कि बिना किस करे तो वो स्नेहा को जाने ही नहीं देगा। इतने में पार्थ की तेज आवाज भी आती है, वहाँ क्या हो रहा है, स्नेहा तुम क्या कर रही हो। ये सुनकर तो स्नेहा की हवायां ही उड़ जाती है। उसे डर था कि कहीं उसे किसी ने देख तो नहीं लिया, वैसे भी नीचे से किसी को क्या दिखता, पर पार्थ वो कहाँ से यहाँ आया। ध्रुव भी समझ गया था कि स्नेहा पार्थ को यहाँ देखकर अपनी नज़र ही नहीं उठा रही है, साथ ही उसका शैतान भाई अपनी टकटकी वहीं पर लगाए होगा। तभी ध्रुव बिना घूमे एक इशारा करता है और पार्थ जो अब तक ध्रुव के ठीक पीछे उस क्रेन पर खड़ा हुआ था नीचे जाने लगता है।
वो आवाज लगाते हुए उस क्रेन के ड्राइवर को बोलता है कि उसे ऊपर ही जाना है, पर क्रेन चलाने वाले और कोई नहीं ध्रुव के गार्ड्स ही थे जिन्हें ध्रुव के सभी सिग्नल पर तुरंत काम करने के ऑर्डर मानने होते हैं। उधर ध्रुव देखता है कि स्नेहा अपनी गर्दन ऊपर ही नहीं उठा रही तो स्नेहा के कानों में कहता है कि अगर तुम नहीं कर पा रही तो कैन आई किस यू। अब ये ध्रुव ने पहली बार स्नेहा से पूछा था, साथ ही ध्रुव की आवाज में ही कुछ ऐसा जादू था कि स्नेहा अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। ये थी स्नेहा की पहली परमिशन। फिर क्या ध्रुव स्नेहा को कमर से अपने करीब खींचता है और अपना एक हाथ स्नेहा के सिर पर रखकर उसे किस करने लगता है। ये कोई सेकंड्स नहीं बल्कि कुछ मिनट्स का किस था जिसमें ध्रुव तब स्नेहा को छोड़ता है जब ध्रुव देखता है कि स्नेहा सांस नहीं ले पा रही। ध्रुव ने किस के साथ स्नेहा के होठों को लिख करके छोड़ दिया था। स्नेहा अपनी उखड़ी हुई सांसों को संभालने की कोशिश करती है, वहीं नीचे खड़े सभी लोग अपनी तालियां बजानी शुरू कर देते हैं। अब ये था एक हीरो ने अपनी हीरोइन की जान बचाने वाला सीन, जिसमें बाद में एक किस भी होता है और नीचे खड़ी पब्लिक तालियों के साथ हूटिंग भी करते हैं। लेकिन ऊपर स्नेहा ध्रुव को गुस्से से घूरती है, ऐसा किस किसने कहा था। स्नेहा ध्रुव से कहती है, आपने मुझे गीली वाली किस क्यों करी। अब इसी चिढ़ में स्नेहा भी ध्रुव के होठों को अपने होठों से एक गीली किस कर देती है, पर ये क्या, ध्रुव तो मुस्कुरा कर अपने होठों पर ही अपनी जीभ फेर कर कहता है, आई लव दिस, तुम्हारी गीली वाली किस। तभी ध्रुव के कानों में कुछ सुनाई देता है, किस ह किस ह। नीचे खड़ी पब्लिक को इतना दिखा था कि ध्रुव ने किस किया, फिर स्नेहा ने किस बैक किया, तो अब बारी ध्रुव की होनी थी, इसीलिए सभी ध्रुव को स्नेहा को किस करने के लिए तेज तेज शाउट करने लगते हैं। ये किस ह शाउट पब्लिक के साथ कर्ण भी कर रहा था। वही पार्थ बस हैरान हुआ, अपने भाई और अपनी मासूम सी बहन की हरकत को ही डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन इन सबसे दूर कोई था जो इस सब की लिव फुटेज किसी को दिखा रहा था। वही उस इंसान के फोन के दूसरे तरफ बैठा शख्स गुस्से से लाल पीला हो रहा था। ध्रुव पहली बार अपने आसपास की भीड़ से खुश लग रहा था, वरना इससे पहले उसे अपने तरफ घूरने वाले लोग, साथ ही उनकी फालतू की बातें पसंद नहीं आती थी, या तो वो खुद उन्हें अपने घूरने के अंदाज से दोबारा उसकी तरफ देखने से डरा दिया करता था, या फिर उसके बॉडीगार्ड को उसका एक इशारा समझने में देर नहीं लगती थी। ध्रुव स्नेहा की तरफ देखता है जो अब अपनी नज़रों से चुपके चुपके नीचे खड़ी भीड़ को देख रही थी, जो बस किस ह की रटना जैसे लगाए हुए थे। वही स्नेहा की तेज नज़र नीचे खड़े अपने दोनों भाइयों की तरफ भी डाल लेती है। ऊपर से उनके एक्सप्रेशंस तो साफ नहीं दिख रहे थे, पर कर्ण जहां आसपास के लोगों साथ तालियों में शामिल दिख रहा था, वहीं पार्थ अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पर रखे हुआ था। ये बात अलग है कि आंखों पर रखे हाथ उन्हें ढकने के लिए नहीं बल्कि शायद दूरबीन बनाकर ऊपर देखने के लिए थे। वही उसकी दोस्त प्रिया और कृति तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे थे। स्नेहा के दोनों भाई शायद उसकी फिक्र के चलते या ध्रुव आगे क्या करने वाला है इसके चलते भीड़ में ही सबसे आगे खड़े हो गए थे, जो स्नेहा को आसानी से नजर भी आ गए। स्नेहा अपने मन में सोच ही रही थी कि वो नीचे सबको क्या बोलेगी कि ध्रुव सर ने उसे अचानक किस क्यों किया, पर यहाँ ध्रुव के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था कि कैसे फिर से स्नेहा को थोड़ा सा छेड़ा जाए। ध्रुव इतना तो स्नेहा के बारे में समझ गया था कि ये लड़की टिट फॉर टैट वाली फिलॉसफी बहुत अच्छे से निभाती थी, फिर चाहे उसमें उसे कुछ ज्यादा ना सोचना पड़े। ध्रुव थोड़ा खांसने की एक्टिंग के साथ कहता है, ओह वो स्नेहा देखो क्या करना है, अब बताओ, सब लोग इंतजार कर रहे हैं मेरा। स्नेहा कंफ्यूज सी ध्रुव को देखकर पूछती है कि क्या मतलब है आपका, कि क्या करना है, नीचे जाना है और क्या। जिस पर ध्रुव स्नेहा को थोड़ा छेड़ते हुए कहता है, नीचे तो जाना ही है, पर उन सारे लोगों का क्या करना है जो कब से हमारे शो का इंतजार कर रहे हैं। स्नेहा ध्रुव की बात सुनकर अपने होठों को तुरंत अपने दोनों हाथों से ढक लेती है। ये ध्रुव अचानक से क्या कहने लगा था। अब वो क्यों दूसरों के लिए ध्रुव को फिर से उसे किस करने देगी। पहली बार का तो उसे समझ आ गया था कि उसने एक ध्रुव की बात ना मानकर गलती करी थी, पर इसके बाद किस क्यों और किस लिए। बेचारी के गाल और होंठ तो अभी तक नॉर्मल नहीं हो पाए थे ध्रुव की सदक्टिव किस से, जिसमें उसने अपने होठों का भरपूर इस्तेमाल किया था कि स्नेहा भी उसे उसी दौरान किस कर सके, पर स्नेहा बुद्ध बनी बस ध्रुव के अचानक एक्शन से खुद को संभाल ही नहीं पाई थी। ध्रुव जब देखता है कि स्नेहा अपना मुंह अपने हाथों से ढककर अपनी आंखों से ही कुछ ना कुछ एक्शन कर रही थी, कभी उसकी पुतलियां दाएं जाती कभी बाएं और कभी पूरा घूमकर एक तरफ देखने लगती, तब समझ जाता है कि जरूर ये लड़की अपने मन में बड़बड़ा रही होगी। ये देखकर ध्रुव स्नेहा के सिर पर एक टेप मारता है और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़कर कहता है, जस्ट फॉलो माई लीड। अब ये देखकर स्नेहा तुरंत ध्रुव को अपनी गुस्से वाली शक्ल बनाने की कोशिश के साथ कहती है, मुझे नहीं करना अब फॉलो आपको, आपने बस एक ही किस के लिए कहा था, अब आप अपनी बात से पलट नहीं सकते।
स्नेहा आगे अपना मुंह बनाते हुए कहती है, वैसे भी आपने एक किस में ही मेरी सारी ताकत ले ली, ऊपर से गीली वाली किसी भी दी, मुझे नहीं पसंद गीली वाली किसी। ध्रुव की तुरंत हंसी छूट जाती है। ये लड़की, आखिर इसके दिमाग में तो कोई कमी नहीं थी, पर ये किस वाली फाइल कभी पहले अपलोड ही नहीं हुई थी, इसीलिए स्नेहा इंटीमेट किस को गीली वाली किस से जोड़ देती है। अब इसे कैसे बताया जाए कि आजकल तो किस के कई प्रकार आ गए हैं, जिसमें ध्रुव चाहे तो स्नेहा को पढ़कर पीएचडी करवा दे, पर मुद्दा अभी का ये था कि ध्रुव ने स्नेहा की इस बार बस टांग खींची थी। फॉलो माई लीड से उसका मतलब था कि क्रेन में उसके पीछे पीछे चले, वो उसको सही सलामत नीचे उतार देगा, पर स्नेहा तो मासूमियत से अपनी किस के एक प्रकार से ही मुंह फुलाते हुए ध्रुव को घूर रही थी। तभी ध्रुव स्नेहा का एक गाल खींचते हुए कहता है, तुम्हारा पता नहीं पर मेरी यही वाली किस फेवरेट है, और अभी मैं तुम्हें किस करने के लिए नहीं बोल रहा, बल्कि मुझे फॉलो करते हुए मेरे पीछे 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 आओ। अब वहां पर ध्रुव और स्नेहा को लेने क्रेन भी आ गई थी। दोनों जैसे ही नीचे उतरते हैं, सभी तालियां बजानी शुरू कर देते हैं। उन सब के लिए अभी का दृश्य किसी एक्शन रोमांटिक मूवी से कम नहीं था, जिसमें एक हीरोइन की जान बचाने के लिए हीरो अपनी जान की फिक्र न करते हुए इतने ऊपर चढ़ जाता है और बाद में एक किस के साथ दोनों में प्यार की शुरुआत हो जाती है। पर यहाँ आए दोनों लोगों के चेहरे से ऐसा नहीं लग रहा था। ध्रुव, जिसके चेहरे पर पहले स्नेहा के वजह से हंसी साथ ही फ्लड भी दिखाई दे रहा था, अब नीचे आकर एकदम कोल्ड हो चुका था। साथ ही उसकी नज़र भीड़ में ही खड़े अपने एक बॉडीगार्ड को गुस्से से घूर रही थी। ये बॉडीगार्ड का काम था कि क्रेन को जितना जल्दी हो उतने जल्दी आना चाहिए था, साथ ही ध्रुव के नीचे आने से पहले ही वहां की भीड़ को चले जाना चाहिए था, पर दोनों में से ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि वहां की भीड़ तो कई तस्वीरें निकाल रही थी स्नेहा और ध्रुव की। अब उनको ये सारा इंसिडेंट अपने सोशल मीडिया पर भी तो डालना था। साथ ही नीचे आते ही सबने देख लिया था कि जिस हीरो को वो अभी देख रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि डीएस यानी ध्रुव सिंघानिया है। इतने करीब तो उसके दर्शन कभी होने नहीं थे। साथ ही आज एक मसाला भी उन्हें मिल गया था। हर इंसान दूसरों की जिंदगी में जज और अपनी जिंदगी में वकील बन जाता है। इसी तरह ये बात ध्रुव अच्छे से जानता था कि अभी तालियां बजाने वाले हाथ बाद में उसके बारे में गलत लिखने की तो सोच नहीं सकेंगे, पर अपना सारा निशाना स्नेहा पर डाल देंगे। इसीलिए ध्रुव गुस्से से अपने बॉडीगार्ड को घूर रहा था। अपने बॉस का गुस्से वाला रूप देखकर ही वो बॉडीगार्ड समझ जाता है कि अब उसे क्या करना होगा। इसी के साथ सभी भीड़ को छोड़ते हुए उस पार्क से बाहर निकलने लगते हैं, पर अभी वो गेट से बाहर निकल ही पाते कि कई गार्ड्स ब्लैक सूट पहने उनके एक एक करके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। भीड़ में कुछ लोग आपस में फूस-फूसा कर एक दूसरे को बताते हैं कि ये सब सिंघानिया के गार्ड्स हैं और इनकी मर्जी के बिना इनकी कोई तस्वीरें नहीं निकल सकता, ना ही कोई इनके बारे में कुछ गलत छाप सकता है। तभी उसी भीड़ में खड़ी एक लड़की कहती है, पर हम उस लड़की की तस्वीर तो ले ही सकते हैं। वो कौन सा सिंघानिया परिवार की है? कपड़ों से तो नॉर्मल घर की लग रही हैं। उस लड़की की बातों से स्नेहा के लिए छिड़ साफ दिखाई दे रही थी कि वो स्नेहा को बस उसके कपड़ों से जज कर चुकी थी। साथ ही इतने अमीर और हैंडसम लड़के के साथ तो किसी अमीर लड़की को ही होना चाहिए था। पर तभी उस लड़की को टोककर एक लड़का कहता है कि जरा उस लड़की का चेहरा देखो और उसकी आंखें और उसके होंठ और उसका फिगर, ऐसा लग रहा था कि किसी ने एक बाबी डॉल में जान डाल दी हो। शायद उसको बनाने में भगवान ने यही किया होगा, एक खूबसूरत मूर्ति में जान डाल दी होगी। इतनी खूबसूरती तो मैंने आज तक नहीं देखी और तुम बस उसके कपड़े ही देख पाए। उस लड़के ने आगे कहा, मैंने तो उसकी कई तस्वीर भी खींच ली थी, उनको तो मैं संभाल कर रखूंगा, कभी किसी को खूबसूरत चीज दिखानी हो तो उस लड़की की तस्वीर काम कर जाएगी। इतना कहकर वो लड़का अपने फोन में स्नेहा के क्यूट एक्सप्रेशंस वाली फोटो को जूम कर ही रहा था कि अचानक उसका फोन की बारी आ जाती है। दरअसल वो सभी बॉडीगार्ड्स एक एक करके सभी लोगों के फोन से स्नेहा और ध्रुव की सभी फोटो डिलीट कर रहे थे। वो लड़का उनमें से एक बॉडीगार्ड को बोलता है कि उसने ध्रुव सर की एक भी फोटो नहीं ली, पर वो बॉडीगार्ड उसके फोन से कुछ तस्वीर डिलीट कर ही देता है। थोड़ा उचक के देखने पर उस लड़के को भी पता चल जाता है कि उसने जो स्नेहा की तस्वीर ली थी वो सारी तस्वीरें बॉडीगार्ड डिलीट कर चुके हैं। इसी बात से फ्रस्ट्रेट होकर वो उन बॉडीगार्ड से बोलता है कि उसने डीएस की फोटो नहीं ली तो उसके फोन से डेटा क्यों डिलीट किया गया, ये उसकी प्राइवेसी में दखल देना हुआ। प्राइवेसी सुनकर उन बॉडीगार्ड में से एक बोल पड़ता है, तुमने जिसकी तस्वीर ली वो प्राइवेसी में आता है, साथ ही ध्रुव सर और उनसे जुड़े किसी भी सदस्य की बिना परमिशन तुम तस्वीरें नहीं ले सकते। अगर तस्वीर लेनी ही हो तो उनसे मान कर देखो, क्या पता तुम्हारी शक्ल देखकर तरस खा जाए। बॉडीगार्ड्स तो हंसने लगते हैं, पर वहां खड़े सभी समझ जाते हैं कि वो किसी की भी तस्वीर चुपके से नहीं ले जा सकते।
उसी भीड़ में खड़ा एक इंसान अपने काम पर खुश था क्योंकि उसका काम भी पूरा हो गया था और उसे उसका पेमेंट भी मिल चुका था। साथ ही उसके फ़ोन में अभी कोई डेटा का प्रूफ भी नहीं होता। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि वीडियो वाला था जिसने लाइव रिकॉर्डिंग करी थी। साथ ही उसके वीडियो कॉल में इस वीडियो का कोई लिंक भी नहीं था, मतलब कोई ये पहचान ही नहीं पाता कि उसने आखिर वीडियो कॉल अपनी शक्ल के साथ करी थी या स्नेहा और ध्रुव के चेहरे को दिखाकर। सभी के फ़ोन अच्छे से स्कैन होने के बाद सभी को वहां से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। अब वक्त था इस जगह के मैनेजर के भीगी बिल्ली बन के ध्रुव के सामने आने का, जिस बेचारे को तो पता ही नहीं था कि उसके मना करने पर भी आज ही ये बड़ी वाली राइड क्यों चालू करी गई थी, जबकि ये अभी भी कंस्ट्रक्शन पीरियड में थी और बिना सेफ्टी चेक्स के राइड्स को चालू करने की मंजूरी नहीं दी जाती थी। पर आज ऐसा हुआ था और वो भी और किसी के साथ नहीं बल्कि सिंघानिया परिवार के बड़े वारिस और डीएस की बागडोर संभालने वाले ध्रुव सिंघानिया के साथ, जो अब उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी धरती पर नर्क का रास्ता दिखा सकता है। आज अगर इनकी जगह कोई और होता तो शायद मामला यही दब जाता, लेकिन आज ध्रुव की बात थी जो इस समय उस मैनेजर के कैबिन में उसी की चेयर पर बैठा हुआ था और मैनेजर अपने हाथ जोड़े अपनी अनजाने में हुई भूल को जस्टिफाई कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी पार्क से बाहर निकलकर सीधा कॉल मिलाता है और बोलता है, सर काम हो गया और किसी को पता भी नहीं चला। अच्छा हुआ आपके कहने के अनुसार मैंने पहले ही आपको वीडियो में दिखा दिया था कि यहाँ पर क्या हो रहा था, क्योंकि अब तो किसी के पास ये भी प्रूफ नहीं होगा कि उन्होंने यहाँ पर ध्रुव सर को भी देखा होगा। तभी उसे आदमी के कानों में एक तेज तर्रार आवाज सुनाई देती है, सर मत बोलो उसे, मैं ही तुम्हारा सर हूँ। कुछ समय पहले फ्लैशबैक। ध्रुव सभी को वापस चलने के लिए बोल देता है। ऑलरेडी शाम हो गई थी, साथ ही कुछ देर में अंधेरा भी हो जाता। ध्रुव को याद था कि स्नेहा की मॉम ने एक दिन उसी से कहा था कि स्नेहा को बस रात होने से पहले घर ले आया करना, वरना उनका किसी चीज में ध्यान नहीं लगता। स्नेहा के देर रात घर नहीं लौटने की चिंता उन्हें बहुत परेशान कर देती है। एक माँ की चिंता, साथ ही स्नेहा के लिए कंसर्न उसे एक वादा देने पर मजबूर कर गया। इसीलिए ध्रुव ने खुद ही स्नेहा को हमेशा रात होने से पहले घर लाने की जिम्मेदारी ले ली। साथ ही यही बात उसने दिल्ली स्नेहा के कॉलेज में भी वैलिड कर दी। स्नेहा तो खुद इस वक्त चाहती तो थी कि कहीं पर एक गड्ढा खोदे और अपनी अपनी गर्दन उसमें एक शुतुरमुर्ग की तरह धंसा दे। ध्रुव को किस करने पर ऊपर तो उसे बस अपना बदला पूरा होता हुआ नजर आया था, क्योंकि स्नेहा ने आखिर अपनी गीली वाली किस का बदला ध्रुव को भी किस के साथ पूरा कर दिया था। पर अब उसे याद आता है कि ऐसा करना तो उसके किस करने जैसे ही हुआ। इसका मतलब मेरी फर्स्ट किस हो चुकी है और मैंने अपने सीनियर को ही सबके सामने किस कर दिया। यही सब सोचने के साथ ही स्नेहा अपनी नज़र अपने दोस्तों खासकर पार्थ से बचा रही थी, क्योंकि एकलौता वही वो इंसान भी था जिसने सबसे पहले उसे और ध्रुव को ऊपर टोका था। साथ ही वही इंसान भी था जो कब से स्नेहा को ही अपने हाथ फोल्ड करके घूर रहा था। अब ध्रुव के वहां होने के चलते पार्थ तो कुछ बोल नहीं पाता, पर उसकी नज़रें साफ तौर पर बता रही थी कि वो कितना सवालों की पोटली लेकर बैठा होगा, जैसे कब स्नेहा उसे अकेले दिखे और ऊपर क्या क्यों हुआ सबका जवाब सुन ले। शायद उसे ये कहीं रिपोर्ट भी तो करना था। लेकिन स्नेहा की किस्मत अच्छी निकलती है, क्योंकि ऋषिकेश से वापस स्नेहा के घर तक जाने में किसी ने कोई सवाल ही नहीं किया, या यूँ पूछा जाए कि ध्रुव के होने का खौफ ही होगा कि कोई स्नेहा को ना तो छेड़ पाया ना ही ये पूछ पाया उसे कैसा लगा जब ध्रुव ने सबके सामने किस किया था। इन सब के सबसे ज्यादा खुश आज कर्ण था। आज जो उसने देखा था वो उसका पुराना दोस्त ध्रुव, जिसे वो बात बात पर खड़ूस कहकर बुलाया करता था, वो नहीं बल्कि एक यंग सा लड़का जिसे एक प्यारी सी लड़की पर क्रश हो गया था, जो साफ दिखाई भी दे रहा था। कर्ण ने तो अपने आंखों से वो लम्हा अपने दिमाग में कैद कर लिया था। साथ ही जिस तरह ध्रुव खुद स्नेहा को बचाने के लिए आया था, वो भी उसके शक को यकीन में बदलने के लिए काफी था कि हो ना हो ध्रुव दिल के ताले को स्नेहा खोल भी चुकी है, साथ ही उसके अंदर बैठकर अपनी मस्ती भरी हरकतें भी कर रही हैं। यहाँ इस तरफ जहाँ कई लोगों को ये लगने लगा था कि ध्रुव सर जरूर स्नेहा को पसंद करते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक फ़ोन के आवाज़ से आयशा अपनी पार्टी में इरिटेट होते हुए फ़ोन करने वाले का नाम देखती है। फ़ोन जिसने आयशा को किया था वो और कोई नहीं बल्कि रवि था। जी हाँ, ये वही शख्स था जिसे स्नेहा और ध्रुव की लाइव किस की स्क्रीनिंग देखने को मिली थी। साथ ही उसने ही अपने बंदे ध्रुव और स्नेहा को फॉलो करने के लिए लगाए थे। रवि का फ़ोन देखकर आयशा कहती है, आज मेरा मूड बहुत खराब है, आज कुछ मत कहना, मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। आयशा नशे की हालत में इतना बड़बड़ाते हुए चुप हो जाती है। तभी रवि आयशा पर चिल्लाकर पूछता है, क्या वो तुम थी जिसने स्नेहा के उस राइड पर बैठने वाली सीट को खराब किया था? इतना सुनकर और वो भी डिटेल्स में आयशा का सारा नशा तुरंत गायब हो जाता है और रवि से उल्टा सवाल करके पूछने लगती है, तुम्हें कैसे पता कि स्नेहा के राइड वाली सीट खराब हो गई थी, क्योंकि तुम तो यहाँ हो और स्नेहा अपने घर गई हुई है।
रवि अपने मन में सोचता है कि ये लड़की तो उससे भी कई ज्यादा शातिर है, इसे हर चीज की पहले से ही जानकारी मिल जाती है। मेरे तो आदमी ने स्नेहा और ध्रुव की उस झूले वाली वीडियो दिखाई थी, पर इसने तो यहीं पर बैठे बैठे इतना बड़ा कांड कर दिया। पर एक बात रवि भी जानता था कि अगर इसे हाथ मिला लिया जाए तो ध्रुव इसका और स्नेहा मेरी हो जाएगी, इसीलिए रवि वहां पर स्नेहा को बचाने से लेकर ध्रुव की किस करने वाले हरकत भी सब बता देता है। आयशा गुस्से से अपने दांत पीसती हुई कहती है, दैट बिच, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ध्रुव को किस करने की। इस बार ध्रुव के वहां साथ होने से बच गई, अगली बार मैं ऐसा प्लान बनाऊंगी कि इसे बचाने के लिए कोई भी नहीं आ पाएगा। तभी रवि, जो यही आयशा के मुंह से निकलवाने के लिए चुपचाप खड़ा था, अचानक आयशा के कानों में अपने कन्फेशन का बम फोड़ता है। आई लव हर, स्नेहा सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी, वरना मैं उसे किसी और का होने नहीं दूंगा, और जो कोई भी अब मुझे स्नेहा से दूर करने की कोशिश करेगा वो मेरा दुश्मन हो जाएगा। लव हर, माई फुट, आयशा अपने मन में सोचती है, लव नहीं इसे लस्ट कहते हैं। मुझे क्या पता नहीं है, तू पहले दिन से ही उसी स्नेहा पर अपनी चील जैसे नजर टिकाए हुए था। वो तो गलती से स्नेहा कर्ण से एक रिश्ते में जुड़ गई, वरना अब तक तो ये आदमी उसे नोच खाया होता। खैर मुझे क्या, लव करे या लस्ट, मुझे तो अपने ध्रुव से मतलब है बस। आयशा तुरंत गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए रवि से कहने लगती है कि अगर वो पहले उसे ये बात बता देता तो वो स्नेहा को चोट पहुंचाने के बारे में कभी नहीं सोचती। आयशा जान गई थी कि उसकी हरकतों के बारे में रवि पता लगा चुका है, इसीलिए खुद ही अपनी करनी कबूल करके बताने लगती है कि उसने जानबूझकर स्नेहा जिस कंपार्टमेंट में बैठेगी उसमें गड़बड़ कराई थी ताकि स्नेहा को थोड़ी चोट लगती और उसका घमंड टूटता, जो था कि ध्रुव सिंघानिया उसके साथ एक हफ्ते से घूम रहा था, जो कि पहले कभी ऐसा नहीं किया करता था। इतना बिजी और इतना अमीर इंसान कैसे उस दो कौड़ी की लड़की के साथ घूम सकता है, साथ ही स्नेहा के घर पर भी जा चुका है, जबकि स्नेहा का घर तो ध्रुव के बस एक गेस्ट हाउस के भी बराबर का नहीं था। आयशा के हिसाब से दोस्ती और प्यार अपने बराबरी के लोगों में ही अच्छा होता है, साथ ही उसे समाज और परिवार की स्वीकृति मिलती है, जबकि स्नेहा और ध्रुव की दोस्ती वाली बात जब से उसने सुनी थी तब से उसके दिमाग में यही था कि किसी भी तरह स्नेहा को ध्रुव से दूर कर दिया जाए। इसीलिए आयशा ने एक रात पहले डाले पार्थ के स्टेटस के अनुसार ये पता लगा लिया था कि स्नेहा और उसका गैंग ऋषिकेश के इस पार्क के आसपास भी आएंगे, क्योंकि एक हिंट पार्थ ने अपने सोशल मीडिया पर दे दी थी। तभी आयशा ने अपने कुछ सीक्रेट्स गार्ड्स को उसी रात में अनकंस्ट्रक्ट व्हील राइड को इस तरह चालू करवाया कि एक दिन बाद जो भी आए उसे किसी भी तरह उसके अकॉर्डिंग बिठाया जाए, और स्नेहा की शक्ल एक आदमी को देकर ये काम करवाने की कोशिश करी कि जब स्नेहा इसके अंदर बैठे तभी किसी भी तरह स्नेहा को चोट लगे। ये बात आयशा और उसके सीक्रेट गार्ड की थी, पर उन्होंने उसी पार्क में ये काम करने के लिए उस राइड को हैंडल करने वाला अपने टीम का रख दिया। तभी तो दूसरी तरफ उस मैनेजर को नहीं पता था कि अचानक ये राइड ही चालू किसने करी, जबकि इसको चालू करने में अभी एक हफ्ता लगने वाला था। समय से पहले की गई चीज कभी कभार मन मुताबिक चीजें नहीं दिया करती। ऋषिकेश से ध्रुव ने सबको भेज दिया था, पर खुद वहां पर हादसे की जानकारी लेने और अपना मैटर हैंडल करके आने की बात बता दी थी। इस बार जो कुछ हुआ वो किसी के जहन से गया नहीं था। बेशक ध्रुव के एक्शन ने उन्हें कुछ पल हैरान किया, पर यह हैरानी उस डर के आगे बहुत कम है जो सभी ने स्नेहा के ऊपर लटके होने पर फील किया था। कर्ण भी ध्रुव के साथ रुक गया था, वहीं बाकी सबको ध्रुव ने अपने कुछ बॉडीगार्ड के साथ स्नेहा के घर भिजवा दिया था। फ्लैशबैक एंड मैनेजर कैबिन। वो भीगी बिल्ली बना हुआ मैनेजर ध्रुव को समझाने की कोशिश करता है कि उसे वाकई में नहीं पता कि अचानक उसके मना करने पर भी वो राइड किसने चालू करा दी। तभी मैनेजर के कैबिन में कर्ण भी आता है, जिसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अब ये भाई वो भाई बन चुका था जिसने अपनी बहन को उस कंडीशन में देखा था जिसमें वो स्नेहा की मदद तक ना करने में मजबूर था। कर्ण जानता था कि अगर ध्रुव नीचे नहीं होता और तेजी से अपने आप एक्शन नहीं लेता तो आज शायद उन्हें स्नेहा को घर के बजाय हॉस्पिटल भेजना होता। कर्ण अंदर आकर ध्रुव को बताता है, जिसने वो व्हील राइड चालू करी थी वो ऋषिकेश में ही नहीं दिख रहा है। उस राइड की सभी कंपार्टमेंट ठीक है, बस एक ही खराब था जिसमें इत्तेफाक से स्नेहा बैठ गई थी। ये एक एक्सीडेंट था, पर साथ ही इस मैनेजर की लापरवाही नहीं, जिसे ये तक नहीं पता कि कौन इसके यहाँ पर एक दिन बिना किसी को बताए काम करके भी चला गया। कर्ण की बात सुनकर वो मैनेजर अपनी गर्दन झुकाकर अपनी नेग्लिजेंस की माफी मांगने लगता है। साथ ही कर्ण और ध्रुव को बताने लगता है कि उसका साला इस बात को उसके गैर हाजिरी में देखता था, पर आज के दिन उसे अचानक काम निकल आया था, इसीलिए उसने फोन पर ही एक बंदे को हायर कर लिया था, पर अब वो बांदा कहाँ है उसे नहीं पता। मैनेजर अपना होमवर्क करके आया था, इसीलिए बिना कुछ छुपाए उसने कर्ण और ध्रुव को सब बता दिया।
कर्ण को ये अब तक एक हादसा लगता है, पर ध्रुव का शांत व्यवहार ये नहीं बता पा रहा था कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। ध्रुव अपने दिमाग में सभी पॉसिबिलिटीज को एक एक करके चेक कर रहा था, पर स्नेहा के दुश्मन वाली बात इस बार उसे भी हजम नहीं होती। साथ ही उसके बॉडीगार्ड ने ये भी बता दिया था कि उन्हें लोगों के फोन से कुछ भी सस्पेक्ट्स नहीं मिला जिससे ये बताया जा सके कि ये एक हादसा था या किसी की साजिश, जबकि अगर कोई साजिश भी करता तो उनका निशाना या ध्रुव होता या पार्थ, क्योंकि दोनों सिंघानियस थे, या फिर कोई कर्ण का दुश्मन होता। पर स्नेहा को कोई क्यों नुकसान पहुंचा सकता है वो उसे भी समझ नहीं आ रहा था। ध्रुव उस मैनेजर के पार्क का लाइसेंस बंद करवाने के बाद कर्ण के साथ ही निकल जाता है। इस बार दोनों ध्रुव के घर पर ही रुकने वाले थे, वहीं दूसरी तरफ बाकी सभी लोग भी पहुंच गए थे। रास्ते में अगले दिन यानी उनके घूमने के आखिरी दिन की प्लानिंग के चक्कर में सबके दिमाग से स्नेहा और ध्रुव का किस फेड हो जाता है और इसके बदले एक बड़े मुद्दे ने सारी बागडोर संभाल ली थी। अब मुद्दा में इस बार उलझ चुके थे हमारे टॉम एंड जेरी। जहां टॉम यानी पार्थ बार बार स्नेहा को समझा रहा था कि उसका भाई मना कर देगा, जबकि स्नेहा उसी जगह जाने की जिद कर रही थी। अब आगे जिस बात पर पार्थ और स्नेहा सबके सामने झगड़ रहे थे वो बात थी अगले दिन यानी उनके देहरादून का आखिरी दिन जाने वाली जगह को लेकर डिस्कशन, जिस पर स्नेहा तो जाना चाहती थी अपने शिवजी यानी महादेव के सबसे प्रसिद्ध देहरादून के मंदिर तारकेश्वर मंदिर में। वही पार्थ तो जाने के लिए तैयार था, पर वो ये अच्छे से जानता था कि उसका भाई इस बात के लिए कभी राजी नहीं होगा। कुछ शिवजी से उसे नाराजगी के चलते उसने उन्हें मानना ही छोड़ दिया था, साथ ही उसने दोबारा कभी मंदिर न आने की कसम भी खाई हुई थी। अब पार्थ ध्रुव के सीक्रेट मैटर्स को सबके सामने नहीं जाहिर करना चाहता था। कुछ राज थे ध्रुव के जो पार्थ चाह करके भी स्नेहा को नहीं बता सकता था। वो ये जानता था कि एक बार अगर ध्रुव ने किसी चीज को ना करने की ठानी होगी तो उसके बाद वो किसी के लिए भी अपनी बात से मुकर नहीं सकता था। पर स्नेहा वहां पर जाना चाहती थी, साथ ही अगले दिन उन्हें मॉर्निंग में ही निकलना था। ध्रुव तो स्नेहा के पेरेंट्स से सभी का फ्लाइट से जाने वाली बात कर चुका था, पर स्नेहा नहीं मानी और एक साथ सभी ट्रेन से ही जाए ऐसी उसकी इच्छा है। ये सुनकर बेचारे ध्रुव को स्नेहा के जिद के आगे अपने फ्लाइट टिकट भी कैंसिल करने पड़े और अपने सोर्स से सभी के एक साथ ही एक दिन बाद की टिकट कर दिए थे। जिस दिन सभी को वापस निकलना था वो रविवार का ही होना था, इसीलिए स्नेहा एक दिन पहले वाले दिन में सभी को मेजॉरिटी के साथ मंदिर में ले जाने पर राजी कर चुकी थी। पर पार्थ नहीं मान रहा था। उसे पता था कि अगर ध्रुव ये सुनेगा तो या तो तुरंत वहां से चले जाएगा या पार्थ की ही बैंड बजा देगा। अब स्नेहा को ध्रुव के ना जाने का कारण तो बताया नहीं जा सकता था, इसीलिए पार्थ स्नेहा से झगड़ रहा था। स्नेहा के घर पहुंचने पर भी स्नेहा और पार्थ अगले दिन जाने वाले जगह के डिस्कशन से बाहर ही नहीं आ पाए थे। वहीं बाकी सभी तो इस बात से ही खुश थे कि उन्हें जहां मर्जी ले जाकर पटक दो, वो तो उसमें भी खुश है। अब देहरादून ही इतनी खूबसूरत जगह थी, साथ ही इतने दिनों में उनके एंजॉयमेंट से वो तो ऑलरेडी तृप्त हो चुके थे। कृति बीजाए उस तारकेश्वर मंदिर के दर्शन करना चाह रही थी जहां पर स्नेहा बचपन से जाया करती थी। अपने हर शुभ काम की शुरुआत उसने यहीं से करी थी और बचपन में उसे शिवजी के रूप में बेस्ट फ्रेंड भी यहीं पर मिले थे। इसीलिए भी एक कारण था कि स्नेहा सबको वहां पर ले जाना चाह रही थी और दूसरा कारण था स्नेहा की झूले पर अपनी मौत को देखकर किया गया वादा। जी हाँ, स्नेहा ने ये अपने शिवजी से कहा था कि अगर आज उसे बचा लिया तो वो खुद उनसे मिलने आएगी, इसीलिए स्नेहा अपने कॉलेज जाने से एक बार पहले तारकेश्वर मंदिर में जाना चाहती थी। उधर दूसरी तरफ कर्ण और ध्रुव भी ध्रुव के विला पहुंच गए थे। कर्ण को जब अब पता चल गया था कि स्नेहा के साथ एक एक्सीडेंट हुआ था, किसी की साजिश नहीं, तभी उसके दिमाग में ध्रुव और स्नेहा की कुछ नज़दीकी वाले मोमेंट्स याद आ जाते हैं। जैसे ही कर्ण देखता है कि ध्रुव बीच बीच में कुछ सोचकर मुस्कुरा रहा है तो अचानक ध्रुव से बोल पड़ता है, ध्रुव तुझे इतनी खुशी क्यों हो रही है? क्या बात है जो तुझे बिन बात के मुस्कुराने पर मजबूर कर रहा है? कर्ण के पास बहुत कम मौका आता था जब तेज दिमाग वाले ध्रुव से बातों में पंगा ले सके, इसीलिए आज वो ये मौका छोड़ना नहीं चाहता था। पर ध्रुव को शायद कर्ण कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहा था। ध्रुव कर्ण की बात सुनकर ऐसा रिएक्शन देता है जैसे उसे नहीं पता कि कर्ण एक पैपरात्सी हो जिसको आसानी से इग्नोर किया जा सकता हो और उसकी बातों को सीरियसली लेना भी नहीं चाहिए। वही अपनी बात को इस तरह इग्नोर होते देख कर्ण ध्रुव से आगे पूछता है कि पहले जब मैं या हमारा अल्फा गैंग कहीं जाने का प्लान बनाते थे तब तेरे पास हमेशा काम रहता था, पर इस बार तेरा काम तेरा सेक्रेटरी अच्छे से निभा तो रहा है ना? ध्रुव कर्ण से कहता है कि वो कोई रॉबोट नहीं है, एक इंसान ही है और काम से ब्रेक लेकर वो बस थोड़ा फन करने के लिए यहाँ आया था। इत्तेफाक से तुम सब यहीं पर थे, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना एक साथ ही फन कर लिया जाए। दैट्स ऑल।
पर कर्ण जो बात ध्रुव से उगलवाने की कोशिश कर रहा था वो ध्रुव जवाब नहीं देता, ऊपर से उसी से कहने लगता है कि दोस्तों में इतने सवाल कब से होने लगे। ये बात और है कि स्नेहा मेरी भी दोस्त है, इसीलिए उसकी मदद मैं खुद करता या अपने गार्ड से करवाता वो एक मैटर ऑफ फैक्ट होता। आई हैवंट प्लान दैट, लेकिन वो एक्सीडेंट अभी भी मुझे थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है। स्नेहा इतनी अनलकी कैसे हो सकती है? मैंने नोटिस किया था स्नेहा सबसे पहले बैठने के लिए गई थी पर उसे पहली सीट को छोड़कर तीसरे नंबर की सीट दी थी। अब ये इत्तेफाक हो मैं नहीं मान सकता, पर इसके पीछे अगर किसी की साजिश होगी तो वो उसके लिए सबसे बड़ी गलती होगी। मैं इतनी आसानी से तहकीकात नहीं बंद करने वाला। ध्रुव ये बात अपने मन में सोचता है। अब ये सुनकर कर्ण वो बात बोल ही पड़ता है जो कब से उसके जुबान पर ही टिकी हुई थी, डू यू लव हर? अचानक ये सुनकर ध्रुव की आंखें बड़ी हो जाती है और वो कर्ण को ऐसे देखता है जैसे उसकी कर्ण ने कोई चोरी पकड़ ली हो। कुछ देर कर्ण को यही देखने के बाद ध्रुव कर्ण से कहता है कि आई लाइक हर, शी इज क्यूट। अब यही तो कर्ण सुनना चाहता था। अचानक उसके दिमाग में फिर से एक मेमोरी फ्लैश कर जाती है जिसमें वो ध्रुव और स्नेहा को अपने हाथ से हाथों में हाथ दे रहा है, साथ ही दोनों को एक साथ देखकर खुश हो रहा था। पर तभी उसके इस जागती आंखों से सपने को तोड़ते हुए ध्रुव कहता है कि बेकार की ख्याली पुलाव मत बनाने की कोशिश करना। आई लाइक हर एज अ फ्रेंड। इसके बाद ध्रुव तुरंत कर्ण को इग्नोर करके अपने रूम में चले जाता है। वहीं कर्ण ध्रुव के इस व्यवहार पर बुड़बुड़ाता ही रह जाता है। वो बेचारा तो अपने दोस्त की शायद मदद करने की कोशिश करता पर उसका दोस्त ही उसे इग्नोर करके अपने रूम में चले गया था। दरअसल कर्ण तो ध्रुव को बताना चाह रहा था कि जिसे वो एक लाइकिंग कह रहा है उसे ही लव कहते हैं, पर उसका दोस्त खड़ूस था, खड़ूस है और खड़ूस ही रहेगा। खैर उसको क्या, एक ना एक दिन वो इस ध्रुव को सबक जरूर सिखाएगा और अपने को इग्नोर करने का बदला अपनी बहन से कहकर ध्रुव को घास ना डालने वाले तरीके से लेगा। यही सोचकर कर्ण अपने दिल को समझाकर सोने चले जाता है। वहीं दूसरी तरफ आयशा की बात सुनकर रवि उसे बताने लगता है कि उसका आदमी ध्रुव को ही फॉलो कर रहा था, साथ ही उसके पास एक ट्रम्प कार्ड हमेशा रहता है, इसीलिए उसे सारी जानकारी मिल जाती है। रवि आयशा को एक दोस्त के तरीके से वार्न करके बोलता है कि अगली बार उसकी नफरत स्नेहा के लिए नहीं होनी चाहिए, वरना उसका अंजाम वो ध्रुव को भुगतना पड़ेगा। आयशा भी मान जाती है क्योंकि अब वो भी समझ गई थी कि अगर स्नेहा रवि के साथ हो गई तो ऑटोमेटिकली उसके रास्ते का कांटा बिना कुछ करे उसकी नज़रों से दूर हो जाएगा। यही सोचकर दोनों आपस में प्लान बनाने लगते हैं कि कैसे स्नेहा रवि की तरफ अट्रैक्ट करी जाए। उधर स्नेहा के घर में पार्थ जब देखता है कि सभी को स्नेहा ने अपने पक्ष में कर लिया तो खुद भी मानकर सुबह मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब बस एक ही दिन बचा था स्नेहा का इस घर में, इसीलिए स्नेहा की माँ उसे अपने पास ही सोने के लिए बोल देती है। वही आज पार्थ को अच्छी नींद नहीं आती क्योंकि एक हफ्ते से वो सो तो कर्ण के साथ रहा था जिसके पास सोने से उसे रात में ठंड नहीं लगती थी। क्योंकि कर्ण चाहे दिन में कितना भी पार्थ से लड़ता झगड़ा करता रहे पर था तो पार्थ स्नेहा के ही उम्र का, जिसे अपनी नींद में होश ही नहीं रहता था कि उसका ब्लैंकेट जो रात में अपने ऊपर पैक करके सोता था वो सुबह तक बिस्तर के एक कोने में पड़ा हो, पर कर्ण बार बार रात में ही पार्थ के ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया करता था। ये देहरादून था, यहाँ नवंबर में ही काफ़ी ठंड पड़ जाती है, वो भी रात में। साथ ही स्नेहा के घर पर हर कमरे में हीटिंग की फैसिलिटीज़ नहीं थी जैसे पार्थ और कर्ण के घरों में थी, इसीलिए यहाँ पर पार्थ को ठंड लगती थी। लेकिन थैंक्स टू उसके टेम्पररी रूममेट कर्ण जो उसका ध्यान रख लेता था। लेकिन आज रात कर्ण के ना होने से सुबह पार्थ ठंड से ठिठुर रहा था। वही उसे समझ नहीं आया कि हर दिन तो उसका ब्लैंकेट उसी पर होता था, पर आज वो बेड के नीचे कैसे पहुंच गया। कुछ देर बाद सभी तैयार होकर कर्ण और ध्रुव के आने का इंतजार कर रहे थे। वहीं स्नेहा ने मंदिर जाने से पहले ही फास्ट रख लिया था, जो उसकी मॉम ने ही कहा था कि मंदिर के बाद उसे जो खाना हो खा लेना। अब स्नेहा तो इंतजार कर रही थी कि कब उसका भाई और ध्रुव सर आए और वो उन्हें बताए कि उन सब ने मंदिर जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। इस बार कर्ण और ध्रुव को किसी ने नहीं बताया था कि आज का क्या प्लान होगा, इसीलिए एक सरप्राइज के नाम से स्नेहा उन दोनों का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद कर्ण और ध्रुव अलग अलग गाड़ी में आते हैं, साथ ही उनकी गाड़ी के पीछे इस बार 2 गाड़ियां और थी और इसी के साथ स्नेहा की कॉलोनी में गाड़ियों की लाइन में एंट्री हो जाती है। कुछ लड़कियां जो पहले से ही स्नेहा की खूबसूरती और आज उसके टैलेंट से जलती थी, आज सबसे बड़ी जलने की वजह ये भी थी कि स्नेहा का कनेक्शन इतने बड़े परिवारों के लड़कों से कैसे हो गया। एक हफ्ते में सभी ने ध्रुव और कर्ण को विकिपीडिया से ढूंढ निकाला था। साथ ही उन्हें ये स्नेहा की मां से पता चला था कि कर्ण की मॉम ने स्नेहा को अपनी बेटी के तौर पर गोद ले लिया है, इसीलिए अब से स्नेहा का एक नहीं बल्कि 2 परिवार है।
ये सदमे से बाहर आरती जी के पड़ोसी आते इससे पहले ही इतनी लग्जूरियस कार्स देखकर तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती कि स्नेहा कितनी किस्मत वाली है जो एक आम से परिवार के होने के बाद भी इतनी महंगी गाड़ियां में घूम पा रही है। वहीं उनके बच्चे उसी शहर में उसी पोजीशन में आज भी अटके हुए हैं। उधर ध्रुव जैसे ही अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है उसकी नज़र सीधा अपने गार्डन से कुछ गुलाब के फूल तोड़ती हुई स्नेहा पर जाती है और वहीं ध्रुव की मानो दुनिया ही ठहर जाती है। स्नेहा ने आज हल्के गुलाबी कलर का चूड़ीदार सूट पहना था, साथ ही लहराता हुआ उसका दुपट्टा, उसी के साथ उसके गीले बाल जो अभी भी पूरी तरह सूखे हुए नहीं थे। और ये लुक स्नेहा का पहली बार ध्रुव ने देखा था। ट्रेडिशनल ड्रेस में स्नेहा को देखकर ध्रुव अपने दिल की हार्टबीट को धीरे धीरे तेज होते हुए देखता है, साथ ही उसके मुंह से ही निकल जाता है ब्यूटीफुल। पर ये इतना भी तेज नहीं था कि कर्ण सुन पाता। वही कर्ण की नज़र भी जब अपनी प्यारी बहन को सूट में जाती है तो उसका मन तो कर रहा था कि अपनी बहन की नज़र उतार दे, कहीं उसे उसकी नज़र नहीं लग जाए। आखिर उसकी बहन थी ही इतनी प्यारी। क्या लगता है दोस्तों, क्या ध्रुव स्नेहा की बात मानकर अपनी कसम तोड़ देगा या होगा वही जो पार्थ ने सोचा था? क्या ध्रुव समझ पाएगा कि उसकी लाइकिंग तो कभी अपग्रेड भी होने लगी थी, बस उसे इस बात का पता नहीं था। इस कहानी में आगे आने वाला है ध्रुव की जिंदगी का वो पास्ट जिसके चलते ध्रुव नहीं कर पाता प्यार और शादी पर विश्वास। इसके लिए पढ़ते रहिए स्नेहा और ध्रुव की कहानी जब मिले हम तुम।